Rebirth of My Little Wife Episode 7 मानव का ऑफिस। आरव, वीर और जिम्मी के जाने के बाद मानव ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। फिर खुद से ही बोला, मुझे इंतजार नहीं हो रहा, मुझे बेबी के पास जाना है ताकि मैं पता कर सकूं कि वह मुझे कैसे मनाएगी। फिर निराश होकर खुद से ही बोला, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे मैं उससे नाराज होने की एक्टिंग करूं? नहीं नहीं मानव, तुम्हें करना ही होगा। मानव अपने ही उधेड़बुन में फंसा था। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज पहुंचने के बाद राज, अभि और लिटिल अवनी अपनी क्लास की ओर जा रहे थे। रास्ते में मौजूद सभी लोग उन तीनों को ही घूर घूर के देख रहे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तीनों बहुत सुंदर है इसलिए सब उन्हें देख रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब उन्हें इसलिए घूर घूर कर देख रहे थे क्योंकि राज ने लिटिल अवनी को अपने पीठ पर उठाया हुआ था और अभि ने अपना, राज और लिटिल अवनी का बैग पकड़ा हुआ था। जब वो तीनों कॉरिडोर से गुजर रहे थे तो वहां खड़ी एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से अवनी की तरफ इशारा करके कहा, देखो जरा, आजकल की लड़कियों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, जो एक साथ दो लड़कों के साथ घूम रही हैं। अगर इसकी जगह में होती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरती। अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनकर उस लड़के ने कहा, जान बेशर्म, लोगों पर ध्यान मत दो, ऐसे लोग करैक्टर लेस होते हैं। इतना कहने के बाद वो लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही हंसने लगे। लेकिन उन दोनों को यह नहीं पता कि उनकी यह बात राज और अभि के कानों तक पहुंच चुकी है। उन दोनों लड़का और लड़की की बात सुनकर अभि और राज का चेहरा कठोर हो गया। इस वक्त उन दोनों के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अभि ने चलते चलते ही एक बार अपनी बेबी सिस्टर पर नजर डाली जो राज के कंधे पर अपना सर रखकर आराम से सो रही। फिर अभि ने उन दोनों इंसानों को गुस्से से देखा जो उसकी लिटिल सिस्टर के बारे में घटिया बातें कर रहे। अभि के गुस्से भरी नजरों को देख दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डर से अंदर तक कांप गए। राज ने अपने सामने देखा तो वह लोग क्लासरूम से सिर्फ कुछ ही दूरी पर थे। राज ने बिना किसी भाव के अभि से कहा, क्लास आ चुका है, बेहतर होगा इस मेंस को हम सभी क्लासेज हो जाने के बाद सुलझाएं। राज की बात सुनकर अभि ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपने एक विदेशी क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए 5 स्टार होटल आया था। उसकी मीटिंग लगभग 2 घंटे तक चली। मीटिंग खत्म होने के बाद अर्जुन जैसे ही होटल के एंट्रेंस के पास पहुंचा, अचानक ही वह किसी इंसान से टकरा गया। आई एम सॉरी मिस्टर। टकराने के बाद अर्जुन ने अपने सामने वाले इंसान से माफी मांगते हुए कहा, मगर जैसे ही उसने उस इंसान का चेहरा देखा जिससे वह अभी टकराया था, अर्जुन के चेहरे के भाव बिल्कुल ही बदल जाते हैं। लेकिन इसके उलट सामने वाले इंसान के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। उसने खुशी से अर्जुन की बांह पकड़ते हुए कहा, यहूँ, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। इतने वक्त से मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था लेकिन मैं तुमसे मिल नहीं पाया, पर आज आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। फिर कुणाल ने अर्जुन की बाह छोड़कर अपने बालों पर हाथ फेरते हुए इतरा कर कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, देखोगी भी क्यों नहीं, आखिरकार मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम और सुंदर जो हूँ। पक्का तुम्हें मुझसे जलन हो रही होगी, है ना? अर्जुन कुणाल की फालतू की बकवास सुनकर पागल हो रहा था। उसका सर चकराने लगा। अर्जुन ने पहले एक नज़र अपने आसपास देखा जो उन्हें ही अजीब नज़रों से देख रहे थे। ये देख अर्जुन ने कुणाल से अपने दांत पीसते हुए कहा, जस्ट शट अप, मुझसे दूर रहो। और हाँ, ये तुम क्या बोल रहे हो? कम से कम बोलने से पहले एक बार सोच तो लो। फिर अपने आसपास मौजूद लोगों की तरफ इशारा करके वह आगे बोला, देखो, हमारे आसपास मौजूद लोग कैसे हमें ही अजीब नज़रों से देख रहे हैं और यह सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण हो रहा है। अर्जुन की बात सुनकर कुणाल ने अपने आसपास सभी लोगों पर एक नज़र डाली। फिर अर्जुन से बड़े ही एटीट्यूड से बोला, ये सब मुझे नहीं, तुम्हें अजीब नज़रों से देख रहे हैं क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा बदसूरत हो और मैं तुमसे ज़्यादा हैंडसम एंड सुंदर और चार्मिंग भी हूँ। ये सभी सोच रहे होंगे कि तुम जैसे कम हैंडसम इंसान मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हो। कुणाल की बात सुनकर अर्जुन पूरी तरह से चढ़ गया। उसने गुस्से से कुणाल से कहा, कुणाल, मेरे पास फालतू का समय नहीं है कि मैं तुम पर वेस्ट कर सकूं, समझे? अब हटो मेरे सामने से और मुझे जाने दो। अर्जुन के गुस्से से कुणाल को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने सुना अर्जुन वहां से जाने के बाद कर रहा है तो उसके चेहरे की सारी चमक एक पल में ही गायब हो गई। उसने भी गुस्से से कहा, अर्जुन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसे बीच राह में मुझे छोड़ नहीं सकते। क्या तुम्हें पता भी है पिछले कितने वक्त से मैंने सुंदर और हैंडसम दिखने के लिए कितनी मेहनत की है ताकि मैं तुम्हें अपनी खूबसूरती दिखाकर जला सकूं? लेकिन तुमने तो मेरी खूबसूरती पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके बजाय तुम आए दिन नए नए लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है तुमसे मिलने के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं भटका?
अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि चुपचाप मेरी तारीफ करो, नहीं तो मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ और ना ही तुम्हें यहाँ से कहीं जाने दूंगा। कुणाल की बात सुनने के बाद अर्जुन को इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वह बता नहीं सकता। उसका मन कर रहा था कि वह यहीं पर एक गड्ढा खोदकर अपना मुंह छुपा ले, क्योंकि वहां मौजूद सभी लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वो एक कपल हो जिनका झगड़ा हो गया है। और कुणाल की ऐसी बातें सुनकर अब तक तो उन्हें यकीन भी हो गया होगा। अर्जुन ने अपने गुस्से को शांत करते हुए कुणाल से बड़ी शांति से कहा, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्द का यहाँ मौजूद सभी लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है, बेवकूफ़ कहीं के, इसलिए अब अपना मुंह बंद रखना। अर्जुन को इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि वह यही चक्कर खाकर गिर जाएगा। उसने अपने माथे में आए पसीनों को पूछा और खुद के गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगा। वही अर्जुन की बात सुनकर कुणाल ने चौंक कर कहा, हमारा अफेयर चल रहा है। कुणाल की आवाज़ इतनी तेज थी कि वहां आसपास मौजूद सभी लोगों ने उसकी बात सुन ली और उन्हें ही घूर घूर कर देखने लगे। वही अर्जुन की हालत तो और भी ज्यादा खराब हो गई थी। आज से पहले उसे इतनी शर्मिंदगी कभी नहीं हुई। विनय जो कब से ही इस ड्रामे को देख रहा था, कुणाल की बात सुनकर बेचारे को लोट लोट के हंसने का मन कर रहा है, पर फिर भी वह चुपचाप एक साइड खड़ा होकर सारा तमाशा देख रहा था। एंट्रेंस पर मौजूद सभी लोग अर्जुन और कुणाल के रिश्ते को गलत समझकर कानाफूसी करने लगे। एक औरत ने अपने पास मौजूद दूसरी औरत से कहा, मुझे नहीं लगा था कि इतना हैंडसम लड़कों में इंटरेस्ट होगा यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा हूँ क्या रहा। दूसरी औरत ने कहा, सही कहा तुमने, किसे पता था कि इन दोनों लड़कों का आपस में ही अफेयर चल रहा है, मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। इसी तरह वहां मौजूद लोग न जाने और उन दोनों के बारे में क्या क्या बातें कर रहे थे। उन सभी की बातें अर्जुन के कानों तक साफ साफ पहुंच रही थी। अर्जुन ने गुस्से से अपने सामने खड़े उस पागल लड़के को देखा, फिर विनय की तरफ मुड़कर बोला, अपने इस पागल बॉस को मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाओ, इसकी असली जगह वहीं पर है, वरना मैं इसकी जान अभी और इसी वक्त ले लूंगा। वही विनय जो कब से अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। कुणाल की हरकतों को देख वो खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाया और अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। ये देख अर्जुन का रहा सहा सब्र भी जवाब दे गया। उसने सोचा कि अब उसे ही सब सही करना होगा, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। भले ही उन दोनों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने उन्हें पहचान लिया तो। इसी डर से अर्जुन नीचे झुका और कुणाल को अपने कंधे पर उठाकर बाहर की ओर भाग गया। अर्जुन की इस हरकत से सभी चौंक गए। विनय ने किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल किया और खुद को संभाला, फिर वह भी अर्जुन के पीछे पीछे भागने लगा। कॉलेज में क्लासरूम के अंदर लिटिल अवनी, राज और अभी एक ही सीट पर बैठे थे, क्योंकि क्लास की सीटें इतनी बड़ी थी कि 4 लोग भी आराम से बैठ सकते हैं। जहां लिटिल अवनी अपने बड़ी बड़ी आंखों से ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रही थी, क्योंकि प्रोफेसर द्वारा पढ़ाया गया कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा था। वही राज और अभी के चेहरे पर खुशी की चमक थी। उन्होंने अपनी नज़रें तिरछी करके उन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को देखा जो कुछ देर पहले उनकी लिटिल बेबी सिस्टर के बारे में गलत बातें कर रहे थे। उन दोनों ही लड़का और लड़की के चेहरे सूजे हुए और लाल पड़े हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें खूब पीटा हो। उन दोनों का मुंह लटका हुआ था। इन दोनों के हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अभी और आज खुद थे, जिन्होंने मिलकर उन्हें अच्छा सबक सिखाया था। पढ़ाते वक्त अचानक ही प्रोफेसर की नज़र अभी और राज पर पड़ी, जिनका ध्यान पढ़ाई न हो करके कहीं और ही था। प्रोफेसर ने गुस्से से चौक उठाकर उन दोनों की तरफ से फेंक दिया और चिल्लाते हुए बोले, यू डोंकी, तुम दोनों का ध्यान कहाँ है? तुम जैसे अमीर बाप की औलाद केवल पैसा खर्च करने आते हैं कॉलेज, अभी के अभी निकलो मेरी क्लास से। प्रोफेसर की आवाज़ सुनकर आज और अभी हड़बड़ा गए। उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, अब ऐसा नहीं होगा। प्रोफेसर ने गुस्से से कहा, नालायक कहीं के अभी निकलो यहाँ से। अभी और आज अपना मुंह लटकाए सीट से खड़े हो गए, लेकिन जैसे ही वो जाने का हुए लिटिल अवनी ने दोनों का हाथ पकड़ लिया। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था कि प्रोफेसर जब अभी और आज को डांट रहे थे तो लिटिल अवनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह इस वक्त बिल्कुल मानव का छोटा वर्जन यानी लिटिल डेविल लग रही थी। अगले ही पल लिटिल अवनी ने कुछ ऐसा किया कि प्रोफेसर की चीज पूरे क्लासरूम में गूंजने लगी। और लिटिल अवनी के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। क्लासरूम में मौजूद सभी बच्चे सदमे में चले गए। कॉलेज में जैसे ही राज और अभी अपनी सीट से उठकर बाहर को हुए तो लिटिल अवनी ने उनका हाथ पकड़कर दोनों को रोक लिया और गुस्से से प्रोफेसर को घूरने लगी।
लिटिल अवनी ने प्रोफेसर को गुस्से से घूरते हुए कहा, लिटिल अवनी के दोनों ब्रदर कहीं नहीं जाएंगे। अगर क्लास से किसी को जाना चाहिए तो वो आप है मोटू सर। अवनी द्वारा कहे गए शब्द को सुनकर प्रोफेसर भड़क गए। क्या तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है? अब इनके साथ तुम भी निकलो मेरी क्लास। इसके आगे प्रोफेसर कुछ बोल पाते, लिटिल अवनी ने अपनी नोटबुक उठाकर उनके ऊपर फेंक दिया। लिटिल अवनी की नोटबुक सीधा प्रोफेसर के सर पर लगी। नोटबुक लगते ही उनके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। लिटिल अवनी के इस बोल्ड अवतार को देख पूरी क्लास सदमे में चली गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह प्यारी और भोली दिखने वाली लड़की इतनी खतरनाक भी हो सकती है। प्रोफेसर ने अपने माथे पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए लिटिल अवनी से कहा, तुम पागल लड़की, तुम्हें तो मैं कॉलेज से निकलवा दूंगा। तुम्हारे जैसे बच्चे सिर्फ यहाँ का माहौल गंदा करत। प्रोफेसर इतना बोले थे कि इस बार लिटिल अवनी ने अपनी वाटर बोतल उठाकर उनके ऊपर फेंक दिया, जो सीधा जाकर प्रोफेसर के नाक पर लगी। इस बार प्रोफेसर सर को बहुत तेज दर्द हुआ। उनकी आंखें दर्द और गुस्से के कारण लाल हो गई। लिटिल अवनी को प्रोफेसर के दर्द से कोई मतलब नहीं था। उसने उन्हें घूरते हुए कहा, दोबारा कभी मेरे भाई या मुझे कुछ बोला तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा मोटू सर। आपको पढ़ना तो आता नहीं, पता नहीं किस पागल ने आपको यहाँ का प्रोफेसर बना दिया। आपसे अच्छा तो मेरे दोनों भाई ही पढ़ा ले, आपको सिर्फ ठूसना आता है तभी तो। प्रोफेसर के पेट की तरफ इशारा करके आगे बोली, आपका ये पेट बाहर निकल आया। अगर कोई ध्यान से ना देखे तो उसे यही लगेगा कि आप 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है। इतना कहकर लिटिल अवनी चुप हो गई। वही लिटिल अवनी की बात सुनकर पूरी क्लास अपना मुंह छुपाकर हंसने लगी। अपनी इतनी बेइज्जती होते देख प्रोफेसर तिलमिला उठे। उन्होंने गुस्से से लिटिल अवनी से कहा, अभी के अभी अपने गार्जियन को बुलाओ और आज जो तुमने मेरी बेइज्जती की है ना, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा लिटिल गर्ल। जब अभी और राज ने देखा ये बुढ़ा प्रोफेसर उनकी लिटिल बेबी सिस्टर को धमका रहा है तो वह दोनों तुरंत आगे बढ़कर लिटिल अवनी को अपने पीछे छुपा लेते हैं। फिर प्रोफेसर से बोले, अबे बुढ़े तू क्या कर लेगा हमारा? क्या तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि तू हमारी शिकायत प्रिंसिपल सर से कर सके? बुढ़ा खूसत कहीं का, भगवान करे तेरे सारे बाल झड़ जाए। जब तू सीढ़ियों से उतरे तो तुम्हारा पैर फिसल जाए। जब तुम खाना खाओ तो तुम्हारे खाने में चूहा गिर के मर जाए। बड़े आए मेरी बहन को डराने वाले हुआ। अब तक प्रोफेसर का रहा शाह सब्र भी खत्म हो चुका था। उन्होंने चिल्ला कर कहा, जस्ट शट अप। उनके इस तरह चिल्लाने से पूरी क्लास में शांति पसर जाती है। वही मानव का ऑफिस। मानव अपने मैनेजर सेक्रेटरी की क्लास ले रहा था, तभी उसके केबिन का दरवाजा खोलकर आरव अंदर आया। आरव की इस हरकत से मानव को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरे परमिशन के मेरे केबिन में आने की? आरव बेचारा पहले से ही डरा हुआ था मानव के इस तरह चिल्लाने से और डर गया, मगर फिर भी खुद को संभालते हुए उसने मानव से कहा, बॉस एक प्रॉब्लम हो गई है। मानव ने आरव को घूरते हुए पूछा, कौन सी प्रॉब्लम? फिर आरव ने मानव से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मानव चौंक हो गया। अगले ही पल मानव अपनी चेयर से उठकर जल्दी से केबिन के बाहर चला गया। आरव ने केबिन में मौजूद दोनों लोगों को देखकर कहा, आप दोनों जाकर अपना काम करिए क्योंकि बॉस को आने में काफी वक्त लगेगा। इतना कहकर आरव भी जल्दी से केबिन के बाहर चला गया। ऑफिस के पार्किंग एरिया में पहुंचकर मानव अपनी कार का डोर ओपन कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आरव भी भागते हुए आकर सीधा मानव की कार के पैसेंजर सीट पर बैठ गया। मानव ने जल्दी से कार स्टार्ट किया और कार को सड़क पर फुल स्पीड में दौड़ा दिया। मानव की कार हवा से बातें कर रही थी। वही ड्राइविंग सीट पर बैठे मानव के चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ नजर आ रहा। आरव की तो हिम्मत ही नहीं हुई कि वह कुछ बोल सके। वहीं दूसरी तरफ सोना अपने घर के बाहर आदि के साथ खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी। उसने अपनी घड़ी में समय देखते हुए कहा, यह पागल इंसान अभी तक आया क्यों नहीं? कब से इंतजार कर रही हूं मैं इसका। इसने कहा था कि सिर्फ 15 मिनट में ही पहुंच जाएगा, लेकिन यहाँ तो इंतजार करते करते पूरा 1 घंटा से ऊपर हो गया। इस हंसासुर को तो समय की कद्र ही नहीं। वही आदि अपनी मम्मा की बात सुनकर परेशान हो गया। वह पिछले 1 घंटे से अपना कान बंद करके खड़ा था क्योंकि सोना की नॉन स्टॉप बातें सुनकर उसके कान पक चुके थे। आदि ने परेशान होकर कहा, मम्मा चलो हम घर के अंदर चलते हैं, मैं यहाँ खड़े खड़े थक चुका हूँ। सोना ने आदि की इस बात पर उसे गुस्से से कहा, नहीं हम नहीं जा सकते। अगर अर्जुन यहाँ आ गए तो और हम उन्हें नहीं मिले तो वह परेशान हो जाएंगे। अपनी मम्मा की बात सुनकर आदि न चिढ़कर कहा, ठीक है फिर हम यही खड़े रहते हैं, और वैसे मम्मा हम अर्जुन अंकल का इंतजार क्यों कर रहे हैं?
सोना ने आदि को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से डराते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखो समझे, और हम उस क्रोकोडाइल डायनासोर का इंतजार क्यों करें, दिमाग खराब कर रखा है इसने। फिर आदि को उंगली दिखाते हुए आगे बोली, और तुम भी लिटिल क्रोकोडाइल मत बनो समझे। अपनी मम्मा की बात सुनकर आदि के सिर में दर्द होने लगा। उसने लाचारी से कहा, मम्मा अगर हम इंतजार नहीं करने वाले तो फिर हम घर चलते हैं। आदि की बात सुनकर सोना ने उसे चुप कराते हुए कहा, अपना ये लिटिल गोलू मोलू सा मुंह बंद रखो समझे, और तुम भी मुझे उस डायनासोर की तरह परेशान करना बंद करो। सोना की बात सुनकर आदि ने अपना मुंह बंद कर लिया। उसके बाद उसने एक शब्द भी नहीं कहा। कॉलेज में प्रिंसिपल के ऑफिस का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। धम्म। सभी ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर एक हट्टा कट्टा हैंडसम सा लड़का खड़ा था, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा। उसका ऑरा इतना खतरनाक है कि उसे देखकर प्रिंसिपल को भी अंदर से डर लगने लगा। वही उस इंसान को देखकर आज और अभी के तो ठंडे पसीने निकलने लगे, लेकिन लिटिल अवनी ने अपना मुंह बना लिया। कॉलेज में प्रिंसिपल का ऑफिस। मानव बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ केबिन के अंदर एंटर हुआ। प्रिंसिपल ने मानव को देखकर उसे ग्रीट किया, हेलो मिस्टर मानव। मानव ने प्रिंसिपल को पूरी तरह से इग्नोर करके अपनी नजरें केबिन के चारों तरफ घुमाया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी को ढूंढ रहा। 2 सेकंड बाद ही मानव की नज़र लिटिल अवनी की मासूम सी नज़र से जा मिली, जो इस वक्त केबिन के बिल्कुल कोने में खड़ी है। लिटिल अवनी को देखकर मानव का चेहरा कोमल हो गया, लेकिन अगले ही पल जब उसकी नज़रें अपनी लिटिल वाइफ के बगल में खड़े प्रोफेसर पर पड़ी तो उसका चेहरा एंग्री काला पड़ गया। उसने सोचा, इस इंसान की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेबी के इतना करीब खड़े होने की। मैं मेरी बेबी के आसपास किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मानव ने पहले गुस्से से उस प्रोफेसर को देखा, फिर आगे बढ़कर लिटिल अवनी को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। उसकी इस हरकत पर केबिन में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। वहीं अभी और राज ने मानव को घूरते हुए धीरे से कहा, जल कुकड़ा कहीं का। वहीं आरव, जो कब से मानव के पीछे खड़ा होकर यह सब देख रहा था, वह आगे बढ़कर प्रिंसिपल से बोला, प्रिंसिपल सर, आपने मिस्टर मानव सिंह को यहाँ क्यों बुलाया है? क्या कोई प्रॉब्लम है? प्रिंसिपल सर आरव के सवाल का जवाब दे पाते उससे पहले ही प्रोफेसर बोले, प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। प्रोफेसर की बात सुनकर आरव को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वह कहना क्या चाहते हैं। मानव ने प्रोफेसर की बात सुनकर अपनी कठोर आवाज में कहा, जो बोलना है साफ साफ कहो, क्योंकि मुझे बातों को गोल गोल घुमाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मानव की प्रेजेंस ने तो पहले ही कैबिन का माहौल गर्म कर रखा था, लेकिन उसके इस तरह बोलने से प्रोफेसर भी एक अनजाना सा डर महसूस करने लगे। प्रोफेसर ने मानव से कहा, इस लिटिल गर्ल के साथ आपका क्या रिश्ता है? खैर, जो भी रिश्ता हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस लिटिल गर्ल पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। इसे बिल्कुल भी नहीं पता कि अपने प्रोफेसर के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। इस लिटिल गर्ल ने मुझ पर हमला किया। यह एक पागल लड़की है जिसकी असली जगह ही कॉलेज नहीं बल्कि मेंटल हॉस्पिटल है। जैसे जैसे मानव के कानों में प्रोफेसर के कहे शब्द पड़े रहे थे, वैसे वैसे ही उसका गुस्सा बढ़ने लगा। मानव के दिमाग में प्रोफेसर की कही एक ही बात गूंजने लगी, ये लड़की पागल है, इसकी असली जगह मेंटल हॉस्पिटल में है। मानव की नज़र वहीं पास की टेबल पर गई, जिस पर एक फ्लावर पॉट रखा है। उसने उस फ्लावर पॉट को उठाकर प्रोफेसर के सर पर दे मारा। मानव के इस एक्शन से वहां मौजूद सभी लोगों की जान हलक में आ गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मानव ऐसा कुछ करेगा। वही फ्लावर पॉट लगते ही प्रोफेसर के सर से खून निकलने लगा। अपने सर पर हाथ रखकर उन्होंने मानव से गुस्से में कहा, तुम भी इस लड़की की तरह एक पागल इंसान हो। तुम जैसा इंसान इस दुनिया में जीने के लायक भी नहीं है। तुम जैसों को तो मुझे अच्छे से सबक सिखाना आता है। मैं तो कहता हूँ तुम जैसे लोगों के हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद कर देना चाहिए। प्रोफेसर की बात खत्म होते ही पूरे कैबिन में सन्नाटा छा गया। प्रिंसिपल का तो पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उन्होंने गुस्से से उस प्रोफेसर से कहा, शट अप, क्या आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अभी और इसी वक्त मिस्टर मानव से माफ़ी मांगे। जैसे ही प्रोफेसर ने सुना कि प्रिंसिपल उन्हें इन पागलों से माफ़ी मांगने को बोल रहे, वह भड़क पड़े। सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं इन पागलों से माफ़ी नहीं मांगूंगा। अगर किसी को माफ़ी मांगनी चाहिए तो वही लिटिल गर्ल और ये लड़का है। प्रोफेसर ने मानव और लिटिल अवनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वही केबिन के सोफे पर अभी और राज आराम से बैठकर पूरे सीन का मजा ले रहे थे। अभी ने राज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, काश हमारे पास इस वक्त पॉपकॉर्न होता तो इस ड्रामे को देखने में कितना मजा आता।
अभी की बात सुनकर खुश होते हुए राज ने कहा, भाई मजा तो अब आएगा, जीजू अब इस बुढ़े खुसट प्रोफेसर को छोड़ने वाले नहीं है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी पूरे केबिन में लिटिल अवनी के रोने की आवाज आने लगी, जो डरने की एक्टिंग करते हुए मानव के सीने से जा लगी। लिटिल अवनी ने रोने की एक्टिंग करते हुए मानव से कहा, हबी यह सर बहुत बुरे हैं, आपको पता है मैंने कुछ भी नहीं किया। वही यही थे जिन्होंने लिटिल अवनी को पहले तंग किया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक बुरी लड़की हूँ जो अपने परिवार के ऊपर एक बोझ हूँ। मुझ जैसे इंसान को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इतना कहकर वह और जोर जोर से रोने लगी। लिटिल अवनी को साफ साफ झूठ बोलते देख प्रोफेसर कुछ बोलने को हुए, लेकिन उसके पहले ही लिटिल अवनी फिर से बोली, हब्बी उन्होंने कहा कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ जिन्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे जैसे बच्चे को कोई भी प्यार नहीं करेगा। लिटिल अवनी सिसकते हुए आगे बोली, उन्होंने कहा कि वह इस कॉलेज के सभी बच्चों से कह देंगे कि कोई भी मुझसे ना ही बात करेगा और ना ही मेरा दोस्त बनेगा। हब्बी आपको पता है इन्होंने मुझ पर हाथ उठाने की भी कोशिश की, लेकिन बनी और राज भाई ने मुझे बचा लिया। यही नहीं, पूरे कॉलेज के बच्चे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। सभी लोग मुझे कैरेक्टरलेस समझते हैं। जहां लिटिल अवनी की बात सुनकर राज और मानव खुश थे, वहीं मानव और प्रोफेसर गुस्से से उबलने लगे। इतना कहने के बाद लिटिल अवनी ने अपना चेहरा मानव के सीने से थोड़ा सा उठाकर अपनी जीभ निकालकर प्रोफेसर को चिढ़ाने लगी। लिटिल अवनी की इस हरकत को देख प्रोफेसर चट गए। उन्होंने गुस्से से कहा, तुम पागल लड़की, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहने के बाद वह लिटिल अवनी की तरफ बढ़ जाए। इससे पहले कि वह लिटिल अवनी को छू भी पाते, मानव ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, आरव अब यह इंसान मुझे इस दुनिया में नहीं चाहिए, गायब कर दो इसे। मानस की बात सुनकर आरव ने अपने मन में सोचा, इसको गायब कर दो, उसको गायब कर दो। हे भगवान, क्या मैं असिस्टेंट केवल लोगों को मारने और गायब करने के लिए बना हूं? कैसे दिन आ गए हैं मेरे। वही बेचारे प्रिंसिपल की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह कुछ बोल सके, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने कुछ भी बोला तो मानव उन्हें भी इस दुनिया से गायब करवा देगा। दूसरी तरफ मानव की बात सुनकर प्रोफेसर के कदम अपनी जगह पर जम गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, अब ये पागल इंसान मुझे गायब करवाएगा। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि यह लड़का इस लड़की से भी ज्यादा पागल है। प्रोफेसर के मुंह से अपने हबी के लिए पागल शब्द सुनकर लिटिल अवनी तिलमिला उठी। मानव से अलग होकर अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर लिटिल एंग्री अवनी ने कहा, मेरा हब्बी पागल नहीं है, वह बहुत अच्छा है। अगर कोई पागल है तो वह आप हो, बुरे मोटू सर। लिटिल अवनी इतना कहकर प्रोफेसर को घूमने लगी। प्रोफेसर ने लिटिल अवनी से गुस्से से कहा, तुम्हें तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं, तुम। इसके आगे वह कुछ बोल पाते लिटिल अवनी ने डरने की एक्टिंग करते हुए मानव के ऊपर चढ़ गई। उसके दोनों हाथ मानव के गले में और दोनों पैर मानव की कमर पर थे। लिटिल अवनी ने अपना सर मानव के कंधे पर रखकर रोते हुए कहा, हब्बी देखो वह मोटू सर आपके सामने लिटिल अवनी को परेशान कर रहे हैं। आप ही सोचो जब आप नहीं होते होंगे तो ये लिटिल अवनी के साथ क्या क्या करते होंगे। हब्बी प्लीज यहाँ से चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। आह हा लाउडली क्राइंग। इतना कहने के बाद लिटिल अवनी फिर से जोर जोर से रोने लगी। राज और अभी अपनी लिटिल बेबी सिस्टर की एक्टिंग से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए। बेचारे मानव को तो दूर दूर तक कोई अंदाजा ही नहीं था कि उसकी प्यारी और लिटिल वाइफ उसे दिन में उल्लू बना रही है और वह बेवकूफ की तरह उल्लू बन भी रहा है। मानव को लग रहा था कि उसकी बेबी को सच में परेशान किया जाता है। उसने लिटिल अवनी को चुप कराते हुए कहा, बेबी शांत हो जाओ, कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। बेबी प्लीज शांत हो जाओ। इतना कहकर मानव उसके सर को थपथपाने लगा। लिटिल अवनी का सर थपथपाने के बाद मानव ने एक डेविल स्माइल करके उस प्रोफेसर को देखा। आपके कारण मेरी बेबी डर गई और अब वह इतना रोज ही रही है, इसकी कीमत तो आपको चुकानी ही पड़ेगी। इतना कहकर मानव ने आरव को कुछ इशारा किया और केबिन से बाहर चला गया। मानव के पीछे पीछे राज और अभी भी प्रिंसिपल के केबिन से चले गए। वहीं मानव लिटिल अवनी को अपनी गोद में लेकर लिफ्ट के अंदर पहुंचकर ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। लिटिल ने मानव को कसकर पकड़ते हुए अपने मन में सोचा, मेरे प्यारे हब्बी आप कितने भोले हो। मैंने आज आपको उल्लू बनाया और आपको पता भी नहीं चला। हब्बी मुझे पता है आप मुझसे नाराज हो और आपको मनाने के लिए मुझे आपके साथ रहना जरूरी था, इसीलिए आज मुझे इतना बड़ा हंगामा करना पड़ा। वही बेचारा मानव अपनी लिटिल वाइफ के इरादे से अनजान लिफ्ट खुलने का इंतजार कर रहा। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर खुली। जैसे ही मानव लिटिल अवनी को लेकर लिफ्ट से बाहर निकला,
तभी उसके सामने दो ऐसे इंसान आकर खड़े हो गए, जिन्हें देखते ही मानव के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल बदल गए, उसकी आंखें गुस्से पाउटिंग से लाल हो गई। मिस्टर मानव सिंह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी मुलाकात यहाँ होगी। इतना बोलकर नैना अपनी ललचाई नजरों से मानव को घूरने लगी। उसे यह सोचकर ही जलन हो रही थी कि लिटिल अवनी मानव की बीवी है। मानव जितना हैंडसम और अमीर आदमी सिर्फ उसका होना चाहिए, वही मानव अपने सामने खड़े उन दो लोगों को गुस्से से घूरने लगा। वो उन बेकार लोगों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने सामने खड़े लोगों को इग्नोर कर दिया और उनके बगल से निकल गया। मिस्टर सिंह प्लीज रुकिए, आप कैसे हमें इग्नोर करके जा सकते हैं? क्या हम दोस्त नहीं हैं? जब नैना ने देखा कि मानव उन्हें इग्नोर करके जा रहा है तो उसने पीछे से मानव को आवाज लगाई। नैना के इस तरह चिल्लाने से मानव नहीं रुका तो ऋषि जो कब से नैना के बगल में खड़ा था उसने मानव से कहा, ऋषि, मिस्टर मानव, मैं यहाँ अपनी अवनी से मिलने आया हूँ, तो क्या आप अवनी को मेरे पास अकेला छोड़ सकते हैं? फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ ऋषि आगे बोला, मुझे पूरा यकीन है मेरी जान अवनी जरूर मुझसे बात करना चाहती होगी। ऋषि की बात सुनकर अचानक मानव के कदम अपनी जगह रुक गए, उसकी पकड़ अवनी के ऊपर और कस गई। ऋषि के मुंह से अपनी लिटिल वाइफ के लिए जान शब्द सुनकर मानव आग बबूला हो गया। उस वक्त मानव गुस्से से पागल हो रहा था, तभी उसके कानों में एक मीठी सी आवाज पड़ी, अब भी मुझे ऋषि से बात नहीं करना, मुझे आपके साथ जाना है क्योंकि ऋषि बहुत बुरा है, बिल्कुल वह छोटा भीम वाले कालिया की तरह। जहां थोड़ी देर पहले मानव के चेहरे पर गुस्सा था, वही अपनी लिटिल वाइफ की बचकानी बातों को सुनकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। मानव को बहुत अच्छा लग रहा ये जानकर कि उसकी लिटिल वाइफ ऋषि से बात भी नहीं करना चाहती है। वही ऋषि जो कब से मानव के जवाब का इंतजार कर रहा था। मानव के कुछ न बोलने पर वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मानव, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने अभी अभी क्या कहा? मेरी अवनी को यही मेरे पास छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि लिटिल अवनी सिर्फ मुझसे प्यार करती है, वह तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगी। इतना कहकर ऋषि ने आगे बढ़कर लिटिल अवनी को मानव की गोद से लेने की कोशिश की, लेकिन मानव ने उसके हाथ को बीच में ही पकड़ लिया। इस बार मानव ऋषि की बात सुनकर गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराते हुए ऋषि को जवाब दिया, मिस्टर ऋषि, शायद आप भूल रहे हैं कि आप जिस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं वह मेरी लिटिल वाइफ यानी मिसेस अवनी मानव सिंह है। इसलिए अगली बार मेरी लिटिल वाइफ को जान कहने से पहले 1000 बार सोच लेना, वरना अगली पर इसका अंजाम बुरा होगा। इतना कहने के बाद मानव ने एक मुस्कान के साथ ऋषि का मजाक उड़ाते हुए आगे कहा, शायद जहां तक मुझे याद है मेरी लिटिल वाइफ ने खुद तुम्हें धक्के मार के सिंगविला से बाहर निकाला था, यहाँ तक कि उसने गार्ड को भी कह दिया था कि फ्यूचर में वह तुम्हें कभी भी सिंगविला ना आने दे। उसने ये भी कहा था कि वह मेरे साथ रहना चाहती है और वह मुझे पसंद भी करती है। इतना कहने के बाद मानव के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई। मानव को अपना मजाक उड़ाते देख ऋषि ने उसे उंगली दिखाते हुए गुस्से से कहा, मानव, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हो? भले ही लिटिल अवनी ने मेरे साथ वो सब किया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुमने ही मेरे खिलाफ उसके कान भरे होंगे, वरना मेरी लिटिल अवनी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करती। जहां ये दोनों आदमी लड़ रहे थे, वही नैना तो बस मानव को पाने के सपने देख रही थी। जब नैना ने मानव को मुस्कुराते देखा तो वह पूरी तरह से उस पर खुद को फिदा होने से रोक नहीं पाए। नैना ने अपने मन में सोचा, मानव, यू आर सो हैंडसम एंड चार्मिंग। तुम्हारी मुस्कान देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में तुमसे ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव कोई दूसरा इंसान नहीं है। तुम्हारे जैसा इंसान सिर्फ मुझे डिस्टर्ब करता है, न कि उस बहन जी बेवकूफ अवनी को। अवनी के बारे में सोचकर ही नैना का मन खट्टा हो गया। दूसरी तरफ लिटिल अवनी, जो मानव के कंधे पर कब से अपना सर रखकर ऋषि को डांट खाते हुए सुन रही थी, अचानक उसने अपने सर ऊपर किया और मानव के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगी। लिटिल अवनी के द्वारा अचानक से की गई इस हरकत से मानव, नैना और ऋषि तीनों हैरान हो गए। सबसे ज्यादा हैरान तो मानव था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसकी लिटिल वाइफ ने उसे अपने ही कॉलेज में सबके सामने किस किया। हालांकि वह लोग इस वक्त कॉलेज के अंदर नहीं थे, मगर वह लोग इस वक्त कॉलेज के बाहर भी नहीं थे। वहीं उन सभी के आसपास मौजूद लोग भी लिटिल अवनी और मानव को देखने लगे। कॉलेज के कई सारे बच्चे इस वक्त अवनी के इस बोल्ड एक्शन को देख हूटिंग करने लगे। लिटिल अवनी को देखते हुए एक लड़की ने अपने साथ में खड़ी दूसरी लड़की से हैरान होकर कहा, ये देखो, वह जो लड़की उस लड़के को किस कर रही है, क्या वह हमारी क्लासमेट लिटिल अवनी नहीं है?
पहली लड़की की बात सुनकर दूसरी लड़की ने भी मानव और लिटिल अवनी को देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। दूसरी लड़की ने एक्साइटेड होते हुए चिल्लाकर कहा, हाँ ये तो वही है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह लड़की इतनी बोल्ड होगी। पहले इसने क्लास के प्रोफेसर को मारा, फिर अब एक हैंडसम से लड़के को कॉलेज में सबके सामने किस कर लिया। हे भगवान, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। आसपास के लोग लिटिल अवनी के इस बोल्ड एक्शन की तारीफ कर रहे थे। ऋषि तो अवनी के इस एक्शन से स्पीचलेस हो गया। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए लिटिल अवनी से अपने दांत पीसकर कहा, लिटिल अवनी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम इस इंसान को किस कैसे कर सकती हो? ऋषि की बात सुनकर लिटिल अवनी ने मानव को किस करना छोड़ दिया और ऋषि को देखने लगी। ये देख मानव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने घूर के ऋषि को देखा, क्योंकि ऋषि के कारण ही उसकी लिटिल वाइफ अब उसे किस नहीं कर रही थी। लिटिल अवनी ने ऋषि को देखते हुए अपनी इनोसेंट सी आवाज में कहा, ऋषि, मैं हब्बी को किस कर रही हूँ, क्या तुम्हें देख नहीं रहा? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे किस करना सीखना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि किस कैसे करते हैं? रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। इतना कहकर लिटिल अवनी ने मानव की दोनों गालों पर अपने हाथ रख दिया। फिर एक समझदार इंसान की तरह ऋषि को देखकर बोली, ध्यान से देखो ऋषि, पहले हम अपने पार्टनर को ऐसे पकड़ते हैं, फिर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे ऐसे किस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कर रही हूँ। इतना कहकर उसने एक बार फिर से मानव को किस कर लिया। लिटिल अवनी की इस हरकत पर जहाँ ऋषि को गुस्सा आ रहा तो वही ये सब देख नैना जल बूझकर राख हुई जा रही थी। नैना ने गुस्से से लिटिल अवनी को चलाते हुए कहा, अवनी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? वैसे भी तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुम तो ऑलरेडी बेशर्म हो। तुम्हें अपनी ना सही, लेकिन कम से कम मिस्टर मानव की तो इज्जत का ख्याल करना चाहिए। अगर किसी ने उन्हें यहाँ पर पहचान लिया तो लोग उनके बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे। इतना कहने के बाद नैना मानव को देखने लगी। उसे लग रहा था कि उसकी बात सुनकर मानव लिटिल अवनी को डांटेगा और उसकी समझदारी भरी बात सुनकर मानव उससे इम्प्रेस हो जाएगा। ये सब सोचकर ही नैना मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। लेकिन नैना की सोच के बिल्कुल उलट मानव ने गुस्से से उसे घूरा। मानव ने लिटिल अवनी को खुद से दूर करके उससे प्यार से बोला, बेबी, हम ये कार में कंटिन्यू करेंगे, ओके? इतना कहकर मानव ने नैना को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम हो कौन जो मेरी बेबी को इतना कुछ बोल रही हो? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम द मानव सिंह की वाइफ के ऊपर सवाल उठा सको। मेरी बेबी जो चाहे मेरे साथ कर सकती है, उसके लिए उसे मेरी भी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? और तुम जैसी बदसूरत औरत मेरे बेबी के बारे में कुछ भी बोले, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी को हंसी आ गई। उसने अपने मन में सोचा, क्या सच में उसका हब्बी नैना को उसके ही मुंह पर बदसूरत बोल रहा है? वही मानव की बात सुनकर नैना का चेहरा पीला पड़ गया। क्या सच में मानव में उसे बदसूरत कह रहा है या सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रहा है? ये सोचकर ही नैना तिलमिला उठी। उसने अपनी नफरत भरी निगाहों से लिटिल अवनी को देखकर खुद से कहा, ये सब केवल इस बहन जी के कारण हो रहा है। इसका बदला तो मैं एक दिन इसे लेकर ही रहूंगी। मानव अभी भी अपनी लिटिल वाइफ को बड़े ही प्यार से देख रहा था। मानव ये बात तो पूरी तरह से भूल चुका था कि वह अपनी लिटिल वाइफ से नाराज भी है। वहीं दूसरी तरफ सोना, जो कब से अर्जुन के आने का वेट कर रही थी, फाइनली इतनी देर बाद उसे अर्जुन की कार आते हुए दिखी। सोना को इतना इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आज अर्जुन के कारण उसे इतनी देर तक धूप में खड़े होकर उसका इंतजार करना पड़ा, इसलिए वह इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। अर्जुन ने अपनी कार रोकी और डोर ओपन करके कार से बाहर निकला, मगर जैसे ही वह कार से बाहर निकलकर सोना की तरफ बढ़ने लगा, अचानक ही उसकी चीख निकल गई। आह! वहीं सोना के बगल में खड़ा आदि हैरानी से अपनी मम्मा को देखने लगा। मम्मा! आदि की इतनी तेज आवाज सुनकर अर्जुन ने अपना सर ऊपर करके अपने सामने देखा तो वह चौंक गया। नहीं सोना, अर्जुन ने चिल्लाकर कहा। अवनी के किस के चक्कर में मानव ये पूरी तरह से भूल चुका था कि वह अपनी लिटिल वाइफ से नाराज भी है। तो क्या मानव अपनी नाराजगी यही खत्म कर देगा या आगे भी वह लिटिल अवनी से नाराज रहने वाला है? क्या लिटिल अवनी मानव को मनाने के लिए कुछ करेगी? आखिर ऐसा क्या हुआ जो अर्जुन और आदि सोना को देखकर चिल्ला पड़े? क्या हुआ है सोना को? इतनी देर से इंतजार करने के कारण क्या सोना अर्जुन को सबक सिखाएगी या उसे ऐसे ही जाने देगी? वहीं जब लिटिल अवनी को ये पता चलेगा कि उसके हब्बी पर नैना की है बुरी नज़र, तो वह नैना के साथ क्या करेगी? आगे लिटिल अवनी ऋषि और नैना को कैसे सबक सिखाएगी? अर्जुन ने अपनी कार रोकी और जैसे ही वह कार से बाहर निकलकर सोना की तरफ बढ़ा,
अचानक ही उसकी चीख निकल गई, आह। वही सोना के बगल में खड़ा आदि हैरान हो के अपनी मम्मा को देखने लगा। मम्मा, आदि की इतनी तेज आवाज सुनकर अर्जुन ने अपना सर ऊपर करके सामने देखा। नहीं सोना, अर्जुन ने चिल्लाकर कहा। सोना ने अपनी दूसरी सैंडल भी उतार के अर्जुन के ऊपर फेंक दी। इसके पहले कि अर्जुन कुछ भी रिएक्ट कर पाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोना की सैंडल सीधा अर्जुन के मुंह में लगी। आह, दर्द के कारण उसकी चीख निकल गई। सोना ने अर्जुन को देखकर गुस्से से कहा, डायनासोर कहीं के डायनासोर की प्रजाति की तरह तुम भी कहीं गायब क्यों नहीं हो जाते अर्जुन सिंह। सोना को अर्जुन पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन अर्जुन को एक किक करने का किया। सोना दंदनाते हुए अर्जुन के पास जा पहुंची। उसने अर्जुन को कॉलर से पकड़कर खड़ा किया, फिर एक जोरदार पंच के चेहरे पर जड़ दिया। वही सोना और अर्जुन के कुछ दूरी पर खड़ा आदि तो हैरानी से अपनी मम्मा को देख रहा था, पर वह हैरानी के साथ साथ अर्जुन को मार खाते हुए देखकर खुश भी है। आदि ने अपनी मम्मा को भड़काते हुए कहा, मम्मा, अर्जुन अंकल को और मारो। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह आपको इंतजार करा सके, लेकिन इन डायनासोर क्रोकोडाइल अंकल ने आपको 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक इंतजार कराया। आदि ने सोचा कि उसकी मम्मी ये बात सुनकर पक्का अर्जुन अंकल को और पीटेगी। हुआ भी कुछ वैसा ही। आदि की बात सुनकर सोना आग बबूला हो गई। सोना ने अर्जुन के बालों को नाचते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इंतजार करवाओ। बोलो, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना। वही बेचारे अर्जुन की तो हालत खराब हो गई थी। उसने गुस्से से आदि को देखकर अपने मन में सोचा, तुम छोटे खरबूजे कहीं कि मेरी हालत देखकर बड़ा मजा आ रहा है ना तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। अर्जुन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके बाल पकड़कर खींच रहा है। आह, दर्द से तड़पते हुए अर्जुन चिल्ला पड़ा, प्लीज सोना, मेरी जान, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें इंतजार नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिसमें मैं फंस गया था। वरना तुम ही सोचो भला, क्या मैं तुम्हें कभी इंतजार करा सकता हूँ। जान प्लीज मुझे छोड़ दो, पक्का फ्यूचर में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अर्जुन ने ये सब इतने प्यार से बोला कि सोना का दिल पिघलने लगा। उसकी हाथों की पकड़ अर्जुन के बालों पर ढीली पड़ने लगी। अपने बालों पर सोना की पकड़ को ढीली होते देख अर्जुन खुश हो गया। उसने एक राहत भरी सांस लेते हुए खुद से कहा, फाइनली मैं बच गया। लेकिन अर्जुन को क्या पता कि उसका छोटा खरबूजा उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। जैसे ही आदि ने ये देखा कि उसकी मम्मा उसके क्रोकोडाइल अंकल को छोड़ने वाली है, तो उसने अपने छोटे से दिमाग में को चलाते हुए कुछ सोच, अचानक ही उसकी आंखें चमक उठी। आदि ने अर्जुन को एक स्माइल देते हुए अपनी मम्मा से उदास होकर कहा, मम्मा, क्या आप इन्हें इतनी आसानी से जाने दोगी। मम्मा, आप ही सोचो, इतनी धूप में आप खड़ी रही जिसके कारण आपकी स्किन काली हो गई। मैंने परी मासी के मुंह से सुना था कि लड़कियों के लिए उनकी स्किन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और वह अपने चेहरे के साथ साथ स्किन की भी बहुत देखभाल करती है। मम्मा, आपका पूरा चेहरा कैसा डल पड़ गया, वह भी सिर्फ इन अंकल कारण। तो क्या आप सच में इन्हें कोई सबक नहीं सिखाएगी। आप इन्हें इतनी आसानी से जाने दोगी। अपनी आखिरी लाइन बोलते हुए आदि ने उस पर ज़्यादा जोर दिया। सोना, जिसका गुस्सा अब तक थोड़ा बहुत शांत हो गया था, वह आदि की बात सुनकर एक बार फिर आग बबूला हो गई। उसने गुस्से से अर्जुन की तरफ देखा जिसका चेहरा ऑलरेडी रोने जैसा हो गया था। अर्जुन ने अपने हाथ जोड़ते हुए सोना से कहा, जान माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा प्लीज जान, तुम जो सजा देना चाहो मुझे मंजूर है। अर्जुन की बात सुनकर सोना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, क्या सच में तुम वो करोगे जो मैं तुमसे कहूंगी। सोना की बात सुनकर अर्जुन अपनी आंखों में चमक लिए जल्दी से अपनी गर्दन हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ जान, तुम जो कहोगी मैं वह करूंगा, बस इस बार मुझे माफ कर दो। अर्जुन को देखते हुए सोना ने अपनी एक आईब्रो को उठाते हुए बेपरवाही से कहा, ठीक है, अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। सोना की पूरी बात सुने बिना ही अर्जुन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह सोच रहा था कि सोना ने उसे माफ कर दिया है। सोना ने उसे इतना खुश देखकर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे कहा, सोना, अभी अभी मुझे याद आया कि घर में कितना काम पड़ा है करने को, जैसे कि बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, गार्डन साफ करना। थोड़ा रुककर अर्जुन को देखते हुए आगे बोली, अब तुम जब इतने प्यार से कह रहे हो कि वह सारा काम तुम खुद करोगे तो मैं भला तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ। फिर आदि का हाथ पकड़कर वह आगे बोली, जब तक मैं और आदि लूडो खेलते हैं तुम सारा काम खत्म कर देना और हाँ, मेरे आदि के लिए कुछ खाने को भी बना देना। इतना कहकर वो आदि के साथ घर के अंदर चली गई।
बेचारा अर्जुन खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उसका चेहरा इस वक्त देखने लायक था। वही कुछ दूरी पर खड़ी एक कार के पीछे से 4 आंखें कब से अर्जुन और सोना को देख रही। अर्जुन की ऐसी हालत देख उन दोनों आदमियों के चेहरे खुशी से चमकने लगे। वहीं दूसरी तरफ मानव लिटिल अवनी को कॉलेज से सीधा घर लेकर आ गया। घर पर पहुंचते ही उसने लिटिल अवनी को घर के अंदर भेज दिया और खुद घर के बाहर खड़े होकर किसी को फोन करने लगा। मानव ने जब देखा दूसरी तरफ से फोन उठा लिया गया है तो उसने अपने दांत पीसते हुए उस इंसान से कहा, वीर क्या मैंने तुम्हें उस ऋषि को सड़क पर लाने को नहीं कहा था? फोन के दूसरी तरफ से वीर ने डरते हुए जवाब दिया, बॉस हमारे कुछ करने से पहले ही किसी ने ऋषि के सारे फैक्ट्री को रातों रात आग लगा दी। वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वीर की बात सुनकर मानव ने अपना हाथ कार के डोर पर मारते हुए कहा, अगर वह बर्बाद हो गया है तो उसके बावजूद भी वह इतनी ऐशो आराम की जिंदगी कैसे जी रहा है? पता करो कौन है वह जो उसे सपोर्ट कर रहा। मुझे शाम तक सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरी तरफ वीर का जवाब सुने बिना ही मनमा ने फोन कट कर दिया और एक लंबी सांस लेकर खुद को शांत करके वह भी घर के अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर मानव ने देखा उसके प्यारे शरारती ससुर जी एप्रन पहनकर किचन से बाहर निकल रहे। इस वक्त उनके हाथों में 2 प्लेट थी, एक प्लेट में केक और दूसरे में पिज्जा था। मानव समझ गया कि यह सब उन्होंने खुद ही बनाया है। मानव ने अपने कदम हॉल की तरफ बढ़ा दिए। नीरज जी ने जब मानव को देखा तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने खुश होकर मानव से कहा, मेरे प्यारे दामाद, नहीं, मेरा मतलब मेरे प्यारे मानव बेटे, यहाँ मेरे पास आओ, और अपने हाथों में लिए प्लेट की तरफ इशारा करके बोले, ये कपकेक और पिज्जा को टेस्ट करके बताओ कि तुम्हारे प्यारे डैडी ने इसे कैसा बनाया है। नीरज जी की बात सुनकर मानव ने अपनी दोनों आईब्रो को सिकुड़ लिया। उसने अपने मन में सोचा, ओह गॉड, आप आए, इनके मन में क्या चल रहा है? ससुर जी के नाम पर आपने मुझे एक शरारती बच्चा दिया है जो हर वक्त मेरे नाक में दम करे रहते हैं। यही नहीं, मेरी प्यारे लिटिल वाइफ को भी इन्होंने अपना जैसा शरारती और बेशर्म बना दिया। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं उनका दामाद और अपनी बेबी का हब्बी हूँ, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों मेरे शरारती बच्चे और मैं इन दोनों का पिता हूँ। मानव को किसी सोच में गुम देखकर नीरज जी ने चिल्लाकर कहा, मेरे प्यारे मानव बेबी, तुम कहाँ खो गए? अपने ससुर जी की आवाज़ सुनकर मानव होश में आया। उसने अपने दांत पीसते हुए नीरज जी से कहा, मैं आपका कोई बेबी क्वैबी नहीं हूँ, समझे आप? मानव की बात सुनकर नीरज जी ने अपना मुंह बनाकर कहा, मानव बेबी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? देखो ये सब मैंने कितने प्यार से बनाया है। चलो अब जल्दी से इसे टेस्ट करके बताओ कि यह कैसा बना है। नीरज जी की बात सुनकर मानव ने अपने सर को मसलते हुए परेशान होकर कहा, डैड, मुझे परेशान करना बंद करिए, और अगर आपको बेबी बोलने का इतना ही शौक चढ़ा है तो जाकर मॉम को बेबी कहिए। इतना कहने के बाद मानव ने देखा नीता जी और लिटिल अवनी सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं। नीता जी ने अपने पति को शक भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, यह आपका क्या ड्रामा है और यह आपने एप्रन क्यों पहना हुआ है? नीरज जी ने बड़े ही एटीट्यूड से जवाब दिया, मैंने यह मेरे प्यारे मानव बेबी के लिए बनाया है। देखो दिखने में ये पिज्जा और कपकेक कितना टेस्टी लग रहा है। अपने पति की बात सुनकर नीता जी ने गुस्से से कहा, यह क्या आपने मानव बेबी लगा रखा है? वह आपकी बेटी का पति है, आपका बेबी नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर लिटिल अवनी भी अपने डैडी से बोली, यस डैडी, ये लिटिल अवनी के हब्बी हैं। आप उनको बेबी नहीं बोल सकते क्योंकि बेबी तो हब्बी मुझे बोलते हैं। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव ने राहत की सांस ली, मगर उसके आगे की बात सुनकर मानव का सर दर्द होने लगा। लिटिल अवनी ने आगे कहा, डैडी, आप हब्बी को बेबी नहीं बल्कि जान कहकर बुलाए। मुझे लगता है हब्बी को आपके बेबी कहने से प्रॉब्लम होगी, न कि जान कहने से। इतना कहकर उसने खुश होकर मानव से पूछा, हब्बी मैं सही कह रही हूँ ना? जहाँ लिटिल अवनी की बात सुनकर है नीरज जी खुशी से मानव की तरफ देखने लगे, वहीं दूसरी तरफ अपनी लिटिल वाइफ की बात सुनकर मानव का पूरा चेहरा काला पड़ गया। ओ माय गॉड! तभी एक आवाज़ उन सभी के कानों में पड़ी। सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान हो गए। कौन है वह इंसान जिसे देखते ही सभी हैरान हो गए? आगे नीरज जी मानव को कैसे परेशान करेंगे? क्या मानव उनका बनाया हुआ पिज्जा और कपकेक खाएगा? वही सोना क्या अर्जुन को माफ करेगी या नहीं? बेचारा अर्जुन जिसे उसके ही बेटे आदि ने बुरा फंसा दिया। लिटिल अवनी खुश होकर मानव से बोली, हब्बी मैं सही कह रही हूँ ना? जहाँ लिटिल अवनी की बात सुनकर नीरज जी खुशी से मानव की तरफ देखने लगे, वहीं दूसरी तरफ अपनी लिटिल वाइफ की बात सुनकर मानव का पूरा चेहरा काला पड़ गया। ओह माय गॉड! तभी एक आवाज़ उन सभी के कानों में पड़ी।
लिटिल अवनी और नीरज जी ने पीछे मुड़कर उस शख्स को देखा तो हैरान हो गए। वही मानव ने अपने दांत भींच लिए। अब आगे सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे कोई और नहीं बल्कि विक्की खड़ा था, जो अपने दोनों हाथों को अपने पेंट की जेब में डालकर अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। विक्की को देखकर लिटिल अवनी हैरान रह गई। लिटिल अवनी विक्की के पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगी। शायद विक्की को देखकर उसका नहीं मन भरा तो इसलिए वो विक्की के चारों तरफ घूम घूम कर चक्कर लगाने लगी। लिटिल अवनी को विक्की के इतने करीब देखकर मानव जलकर राख हो गया। लिटिल अवनी ने विक्की से अपनी नजरें हटाकर मानव को देखते हुए उससे पूछा, हब्बी, क्या ये वही बड़े बालों वाले भैया हैं जो आपसे चिपक रहे थे और जिनको लिटिल अवनी ने मारा था? लिटिल अवनी की बात सुनकर विक्की झेप गया। वहीं दूसरी तरफ मानव ने खुशी से अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ बेबी, यह वही बड़े बालों वाले भैया है। मानव ने भैया शब्द पर ज्यादा जोर दिया। मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी फिर से विक्की को घूरने लगी। उसने विक्की के बालों को पकड़ते हुए कहा, हब्बी, यह भैया के बालों को क्या हुआ? ये इतने छोटे कैसे हो गए? ये तो बड़े थे ना। फिर मानव को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए आगे बोली, हब्बी, ये अब बड़े बाल वाले भैया नहीं रहे, अब तो ये छोटे बालों वाले भैया हो गए, है ना? लिटिल अवनी की बात सुनकर विक्की के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने घूर के मानव को देखा, फिर लिटिल अवनी से बोलना, छोटी बच्ची, ये जो मेरे बालों की हालत है ना, वह सब तुम्हारे प्यारे हब्बी के कारण हुई है। उसने मेरे बालों को कटवा दिया। तुम्हें पता है मुझे मेरे बालों से कितना प्यार था। ये सब कहते हुए विक्की बहुत ही उदास लग रहा था। वहीं उनकी यह बात सुनकर मानव अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था। उसने लिटिल अवनी से कहा, बेबी, आप इसकी बात मत सुनो, ये कुछ भी बोलता रहता है, आप मेरे पास आओ, आपको उसके इतना करीब नहीं रहना चाहिए। मानव को जलते हुए देखा विक्की का उसे और चलाने का मन हुआ। उसने लिटिल अवनी का हाथ पकड़कर उदास होने की एक्टिंग करते हुए कहा, छोटी बच्ची, तुम्हें पता है इस मानव ने मेरे बालों को कटवा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मेरे बाल को छुआ था। विक्की की बात सुनकर लिटिल अवनी ने हैरानी से कहा, क्या मैंने छुआ? सिर्फ इसलिए बालों को कटवा दिया? लेकिन क्यों? लिटिल अवनी के सवाल को सुनकर विक्की ने पहले मानव को एक डेविल स्माइल दी, फिर अपनी एक्टिंग को जारी रखते हुए आगे बोला, वह पता नहीं मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए या नहीं, कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। लिटिल अवनी ने उसके हाथ को हिलाते हुए पूछा, आप बोलो ना भैया, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, प्लीज। पता नहीं क्यों लेकिन विक्की की बात सुनकर मानव को अपने लिए आगे खतरा नजर आ रहा था। इससे पहले कि मानव विक्की को आगे कुछ भी कहने से रोक पाता, तब तक देर हो चुकी थी। उसने विक्की को कहते हुए सुना, विक्की, छोटी बच्ची, क्योंकि मानव को तुम्हारा मेरे बालों को छूना अच्छा नहीं लगा। बचपन से ही मानव मेरे लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव हो रहा है, कोई और मुझे छुए उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, फिर चाहे वह तुम ही क्यों ना हो। इतना कहने के बाद विक्की ने लिटिल अवनी से फिक्र जताते हुए कहा, विक्की, छोटी बच्ची, मेरी बातों का बुरा मत मानना। हो सकता है मानव अभी तक तुम्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट ना कर पाया हो, पर तुम चिंता मत करो, वह धीरे धीरे तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा, उसे बस थोड़ा सा वक्त दो। विक्की की पूरी बात सुनकर लिटिल अवनी उदास हो गई। उसे विक्की की बातों पर कहीं ना कहीं विश्वास हो गया था, क्योंकि विक्की ने इतनी सफाई से झूठ बोला था कि किसी को भी उसकी बातों पर भरोसा हो जाए। मानव जो कब से विक्की की बकवास सुन रहा है, वह विक्की की बात सुनकर स्पीचलेस हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह विक्की की बातों पर हंसे या रोए। उसने एक नज़र प्यारी लिटिल वाइफ को देखा जो उदास होकर वहीं खड़ी थी। फिर विक्की को देखकर अपने मन में बोला, क्या विक्की मुझसे बदला ले रहा है क्योंकि मैंने उसके प्यारे बालों को जबरदस्ती कटवा जो दिया? वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में नीरज जी की आवाज पड़ी। नीरज जी, विक्की बेटे, तुम इंडिया कब आए? तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे ज्यादा खुशी तो मानव को हुई होगी क्योंकि वह तुम्हारी इतनी फिक्र जो करता है। तुम्हें नहीं पता 6 साल पहले जब तुम लंदन चले गए थे तो मानव इतना उदास हो गया कि उसने पूरे 1 हफ्ते तक कुछ भी नहीं खाया। अगर हम सब उसे ना समझाते तो पक्का तुम्हारे पास आ जाता। आखिरकार आता भी क्यों नहीं? तुम इस दुनिया में इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे मानव अपनी हर बात शेयर करता है। नीरज जी ने बड़े ही खुशी से विक्की को गले लगाते हुए उसे बताया। वही लिटिल अवनी ने अपने डैडी की कही बातों का कुछ और ही मतलब निकाल लिया। उसे अब विक्की की कही सारी बातें सच लगने लगी थी। उसने अपने मन में सोचा, क्या सच में हब्बी विक्की भैया को पसंद करते हैं?
क्या वह अब लिटिल अवनी को पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने विक्की भैया के बाल कटवा दिए क्योंकि मैंने उन्हें छुआ था। लेकिन ये कैसे हो सकता है, हब्बी तो सबसे ज़्यादा मुझसे ही प्यार करते हैं। लेकिन अवनी बहुत ही ज़्यादा उदास लग रही थी, उसकी आंखें ये सब सोचकर ही नम हो गई। कोई उसे इस हालत में देख न ले, इसलिए उसने अपने सर को नीचे कर लिया। नीरज जी और विक्की की बात सुनकर मानव खुद ही से बुदबुदाया, क्या ये दोनों मेरे लिए परेशानी खड़ी करना कभी बंद नहीं कर सकते हैं? बेल बुद्धि कहीं के, दोनों की दोनों एक जैसे हैं। मानव ने दोनों को देखते हुए कहा, आप दोनों पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? मानव की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए नीरज जी ने कहा, मानव बेबी, नहीं नहीं, सॉरी, मेरा मतलब मानव जान, पहले चलो और मेरे हाथ के बने पिज्जा और कपकेक खाकर उनकी तारीफ करो। इतना कहकर वह मानव को जबरदस्ती खींचते हुए डाइनिंग टेबल पर लाकर बैठा दिए। फिर जल्दी से पिज्जा और कपकेक की प्लेट उसके सामने रखते हुए बोले, मानव जान जल्दी खाओ और मेरी भर भर की तारीफें करो। नीता जी जो कब से अपने पति की पागलों वाली हरकतें देख रही थी, उन्होंने मानव से कहा, मानव एक हलो, वरना तुम्हारे ससुर जी पूरे दिन तुम्हारे सर पर ऐसे ही मंडराते रहेंगे। वहीं मानव के एक तरफ नीरज जी बैठ गए और दूसरी तरफ विक्की। विक्की ने कपकेक का एक पीस उठाकर मानव के मुंह में जबरदस्ती डालते हुए कहा, मानव देखो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला रहा हूं ना, इसलिए चलो जल्दी से अपना मुंह खोलो। न चाहते हुए भी बेचारे मानव को ये सब खाना पड़ा। कुछ देर बाद, बस अब मैं और नहीं खा सकता, मानव इरिटेट होकर अपनी चेयर से खड़ा हो गया। मानव को जाते हुए देख नीरज जी ने तुरंत कहा, अरे मानव जान, पहले बाल्टी भर भर के मेरी तारीफें तो करते जाओ और साथ में मुझे नेक भी दो, फिर जहां जाना है वहां जाओ। नीरज जी की बात सुनकर नीता जी और मानव हैरान हो गए। उन दोनों ने एक साथ पूछा, किस चीज का नेक? अपनी बीवी और दामाद को इतना हैरान देखकर नीरज जी ने समझाते हुए कहा, जब कोई नई नवेली दुल्हन खाना बनाती है तो सब उसे नेक देते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैंने भी तो मानव जान के लिए ये सब बनाया है, तो क्या मुझे नेक नहीं मिलना चाहिए? फिर वह मानव से बोले, मानव जान चलो, जल्दी से अपने प्यारे ससुर जी को ढेर सारे पैसे दे दो। अपने ससुर जी की बकवास सुनकर मानव ने उन्हें घूरते हुए जवाब दिया, मैंने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं खाया है, सब कुछ आपने मुझे जबरदस्ती खिलाया है, तो मैं आपको नेक क्यों दूं? और वैसे भी मैं आपका दामाद हूं, ना कि हस्बैंड जो आपको नेक दूंगा। मानव की बात सुनकर नीरज जी ने बेशर्मी से कहा, अगर तुम हस्बैंड बनना चाहते वह तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपने ससुर जी की बेशर्मी भरी बातें सुनकर मानव ने दांत पीसते हुए कहा, जस्ट शट अप। इतना कहकर मानव वहां से जाने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका पैर अपनी जगह से हिल नहीं रहा। उसने नीचे देखा तो हैरान रह गया। नीरज जी मानव के पैर को कसकर पकड़ते हुए एक जिद्दी बच्चे की तरह जिद करते हुए बोले, नहीं नहीं, पहले मुझे नेक दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जल्दी तो। आपने पागल ससुर जी से अपना पीछा छुड़ाने के लिए मानव ने अपने जेब से एक ब्लैक कार्ड निकालकर उन्हें देते हुए बोला, आपको जो चाहिए था वह मिल गया है, तो प्लीज मुझे छोड़िए, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में आप जैसे पागलों से मेरा पाला पड़ा। ब्लैक कार्ड मिलते ही नीरज जी तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने मानव की बातों को इग्नोर करते हुए विक्की से कहा, चलो जल्दी शॉपिंग करने चले, आज तो मैं जी भर के खर्च करूंगा, आखिरकार मैंने इतनी मेहनत से एक ब्लैक कार्ड जो कमाया है। विक्की और नीरज जी दोनों खुशी से उछलते हुए घर से बाहर चले गए। उन दोनों के जाने के बाद मानव ने अपना सर झटका और अपनी गर्दन इधर उधर घुमाकर अपनी लिटिल वाइफ को खोजने लगा। मानव को लिटिल अवनी कहीं नहीं दिखी तो उसे लगा कि शायद उसकी प्यारी वाइफ रूम में होगी। ये सोचकर मानव भी अपने रूम की तरफ चला गया। रूम के दरवाजे के पास पहुंचते ही मानव ने जैसे ही दरवाजा खोला, वह अंदर का नजारा देखकर हैरान हो गया। मानव ने हैरानी से कहा, बेबी आप, और यह सब क्या है? आखिर मानव ने रूम के अंदर ऐसा क्या देखा जो वह हैरान हो गया। मानव जब रूम में पहुंचा तो वह हैरान हो गया क्योंकि पूरा रूम बिखरा हुआ था। मानव से लिटिल अवनी को पूरे रूम में ढूंढा, लेकिन लिटिल अवनी उसे कहीं नहीं मिली। मानव ने अपने सर पर हाथ रखकर परेशान होकर कहा, ये बेबी कहाँ चली गई? अभी तो नीचे सबके साथ थी, अचानक से कहाँ गायब हो गई? फिर मानव के अंदाजा लगाते हुए खुद से कहा, शायद हो सकता है वह छत पर हो। इतना कहते ही मानव अपने रूम से निकलकर छत की ओर चला गया, लेकिन लिटिल अवनी उसे कहीं नहीं मिली। मानव ने पूरा घर छान मारा पर उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। अब मानव को घबराहट होने लगी। उसने अपना फोन निकालकर वीर को कॉल किया। 2 रिंग जाने के बाद ही वीर ने मानव का फोन उठा लिया। मानव ने वीर से पूछा, वीर क्या बेबी घर से बाहर गई है?
कहीं वो डैडी और विक्की के साथ शॉपिंग पर तो नहीं गई है, क्योंकि वह मुझे कहीं नहीं मिल रही है। मानव की बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ से वीर ने जवाब दिया, बॉस हमने यंग मैडम को बाहर जाते देखा है, वह काफी जल्दी में थी। इससे पहले कि वीर आगे कुछ भी बोल पाता, मानव ने तुरंत फोन कट कर दिया और भागते हुए घर से बाहर जाने लगा। मानव जैसे ही घर के बाहर निकला, उसे वीर अपनी तरफ आता हुआ दिखा। वीर जल्दबाजी में भागते हुए आया और मानव से हाफते हुए पूछा, बॉस क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप इतना परेशान क्यों हैं? वीर को देखते हुए मानव ने गुस्से से कहा, वीर तुमने बेबी को घर से बाहर अकेले कैसे जाने दिया, और जब वह गई थी तब तुमने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया? मानव को इतने गुस्से में देखकर वीर डर गया। उसने हकलाते हुए जवाब दिया, वह बॉस, मैंने आपको कॉल किया था पर आपका कॉल नहीं लगा, और वैसे भी यंग मैडम ने मुझसे कहा था कि आपने खुद उन्हें बाहर जाने की परमिशन दी है, इसीलिए ही हमने उन्हें नहीं रोका। वीर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मानव ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, वीर क्या तुम बेवकूफ़ हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कभी भी बेबी को घर से बाहर अकेले नहीं भेजूंगा? इतना कहने के बाद मानव ने वीर को ऑर्डर देते हुए कहा, 5 मिनट के अंदर मुझे जानना है कि बेबी इस वक्त कहाँ है। मानव के ऑर्डर देते ही वीर तुरंत वहां से लिटिल अवनी के बारे में पता करने चला गया। वीर के जाने के बाद मानव अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, पता नहीं क्यों ये दिल आज इतना धड़क रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। पता नहीं क्यों मुझे इतनी बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी जिंदगी से दूर हो रहा हूँ। इतना कहते ही मानव की आंखों में अपने आप ही आंसू आ जाते हैं। उस अपने सीने में बहुत दर्द महसूस होने लगता है। मानव अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद करके अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगा। तभी वीर भागते हुए उसके पास आकर बोला, वीर बॉस, वो यंग मैडम का पता चल गया है। वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान सड़क पर एक ब्लैक कलर की कार फुल स्पीड में हवा से बातें करते हुए चल रही थी। कार की ड्राइविंग सीट पर कोई और नहीं बल्कि लिटिल अवनी थी। उस समय उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। कुछ देर पहले लिटिल अवनी हॉल में खड़े होकर मानव तो देख रही थी, जिसे उसके डैडी जबरदस्ती पिज्जा और कपकेक खिला रहे थे। लिटिल अवनी जैसे ही मानव के पास जाने लगी तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आया, जिसे देखते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उस मैसेज के साथ एक वीडियो भी था, जिसे देखने के बाद लिटिल अवनी पहले अपने रूम में गई, फिर ठीक 5 मिनट बाद वह बिना किसी को बताए घर से बाहर चली गई। प्रेजेंट लिटिल अवनी की कार से कुछ ही दूरी पर कई सारे काले कपड़े पहने लोग छुपे हुए थे। उन सभी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और सभी के हाथों में गन भी मौजूद थी। उन आदमियों में से एक आदमी ने बोला, जिसके कपड़ों पर उसके सीने के लेफ्ट साइड एक गोल्डन कलर का स्टार बना हुआ था, सब लोग अच्छे से तैयार हैं ना? इतने वक्त बाद हमें एक अच्छा मौका मिला है उस मानव को कमजोर करने का, जिसे हम इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। उस गोल्डन स्टार वाले आदमी की बात सुनकर उसके पास खड़े दूसरे आदमी ने कहा, सही कहा तुमने, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मानव कभी अपनी कमजोरी को अकेले छोड़ेगा, या फिर यह कह सकते हैं कि शायद आज हमारा लक काफी अच्छा है जो हमारे बिना कुछ किए ही उस मानव की कमजोरी हमें मिल गई। इतना कहने के बाद वहां मौजूद सभी आदमी हंसने लगते हैं। उन सभी की तरफ देखते हुए उस गोल्डन स्टार वाले आदमी ने उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, हमारा शिकार हमारे पास आ रहा है, वह किसी भी हालत में जिंदा बचना नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए हमें खुद की जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। गोल्डन स्टार वाले आदमी के ऑर्डर देते ही सभी लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं। केवल ये काले कपड़े पहने लोग ही नहीं, कोई और भी था जो लिटिल अवनी का शिकार करने को तैयार बैठा था। उन्हीं काले कपड़े पहने आदमी के कुछ दूरी पर ही कई सारे ब्लू कलर की वर्दी पहने लोग खड़े थे। कुछ के हाथों में गन थी तो कुछ के हाथों में ड्रोन। उन ब्लू कलर की वर्दी पहने लोगों को ऑर्डर देते हुए उनके लीडर ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, वह कार और उस कार में मौजूद लोगों में से कोई भी नहीं बचना चाहिए। सिर्फ वह ड्रोन की तरफ इशारा करके अपने आदमियों से बोला, इस ड्रोन की मदद से हम उस कार पर नजर रखेंगे और मौका मिलते ही ड्रोन में लगी बंदूक से उस पर फायर कर देंगे। इतना कहने के बाद उस लीडर के चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कान आ जाती है। वह अपने आदमियों से आगे बोला, आखिर लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि ब्लू गैंग अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता। मुझे पूरा यकीन है कि वह कार मानव की ही है, तो जाहिर सी बात है उस कार के अंदर भी मानव ही होगा। आज मैं उस मानव को अपने हाथों से मारूंगा, उसके बाद ही शायद मेरे भाई की आत्मा को शांति मिले। इतना कहने के बाद वह लीडर उस कार को देखने लगा जिसमें लिटिल अवनी थी।
लिटिल अवनी जिस कार को ड्राइव कर रही थी वह कार मानव की पर्सनल कार थी, इसीलिए ब्लू गैंग के लीडर को ये लग रहा था कि इस कार के अंदर मानव है। वही लिटिल अवनी आने वाले खतरे से पूरी तरह से अंजाम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। उसका पूरा ध्यान अपने सामने रास्ते पर था कि तभी उसका फोन रिंग करता है। जब वह स्क्रीन पर मानव का कॉल देखती है तो लिटिल अवनी थोड़ा नर्वस हो जाती है, क्योंकि पिछले 15 मिनट में मानव ने उसे पूरे 30 बार कॉल किया था, लेकिन उसने हर बार मानव की कॉल को काट दिया। कुछ सोचकर लिटिल अवनी ने इस बार मानव का कॉल उठा लिया। हब्बी। लिटिल अवनी की बात को काटते हुए मानव ने घबरा कर पूछा, बेबी मैं कब से फोन कर रहा हूँ, आप मेरा कॉल उठा क्यों नहीं रहे हो? पहले आप मुझे ये बताओ कि आप हो कहाँ? मानव की आवाज में लिटिल अवनी के लिए फिक्र साफ नजर आ रही। लिटिल अवनी ने थोड़ा गिल्टी फील करते हुए मानव से झूठ बोला, हब्बी वहाँ मैं बस बाहर थोड़ा घूमने आई। अभी उसने इतना ही बोला था कि तभी उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसने कार को रोकने की कोशिश की मगर कार के ब्रेक ही नहीं लग रहे थे। अवनी जब कार को रोकने की कोशिश कर रही थी तभी उसे अपने आसपास गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वहीं दूसरी तरफ मानव ने जैसे ही गोली चलने की आवाज सुनाई दी वह डर गया। उसने डरते हुए अवनी को पुकारा, बेबी बेबी वहाँ क्या हो रहा है, बेबी कुछ तो बोलो। लेकिन मानव को फोन के दूसरी तरफ से अवनी की आवाज नहीं सुनाई दी। मानव ने गुस्से से चिल्लाते हुए वीर से कहा, कार की स्पीड बढ़ाओ, अवनी की जान को खतरा है। वहीं दूसरी तरफ ऋषि एक बार में बैठा वाइन पी रहा था। उसने वाइन पीते हुए खुद से कहा, मानव आज तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है। मैं कितना खुश हूं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। फिर उसने अपने दोनों हाथों को थोड़ा फैलाकर कहा, वैसे कल की न्यूज़ की हेडलाइन ये कैसी रहेगी? बिजनेस किंग मानव सिंह के कार का ब्रेक फेल होने के कारण उसकी मौत हो गई, या फिर इत्तेफाक से उसके दुश्मन वहां मौजूद थे जिन्होंने उसे कुत्ते की मौत दी। इतना कहकर ऋषि पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। लिटिल अवनी ने महसूस किया कि वास्तव में उसकी कार के ब्रेक फेल हो गए हैं। उसने सोचा कि वो कार से नीचे कूद जाए, लेकिन जब उसने अपनी कार की स्पीड देखी तो उसने अपने मन से इस विचार को निकाल दिया, क्योंकि कार की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि अगर वह कार से कूदेगी तो पक्का मर जाएगी या फिर महीने भर के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगी। अगर वह कूदने से भी नहीं मरी तो पक्का जो लोग इस वक्त उस पर गोलियां चला रहे हैं वह उसे मार डालेंगे। गोली चलने की आवाज़ सुनकर लिटिल अवनी ने खुद से कहा, यह नया दुश्मन कौन है जिन्होंने मुझ पर हमला कर दिया? फिर उसने परेशान होकर कहा, यार एक मुसीबत जाती नहीं की दूसरी सामने आ जाती है, पर कोई बात नहीं, इन सब को तो मैं अभी देखती हूँ। इतना कहकर वह और तेज ड्राइव करने लगी, लेकिन अपनी की कार की स्पीड इतनी तेज होने के बावजूद भी अब तक उसने कार को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके रखा था। ब्लू गैंग और गोल्डन स्टार के लोग लगातार लिटिल अवनी के ऊपर हमला कर रहे थे। अगर मानव की कार बुलेट प्रूफ नहीं होती तो शायद अब तक लिटिल अवनी मर चुकी होती। ब्लू गैंग के लीडर ने जब देखा कि कार में मौजूद शख्स उसके हर वार से बच रहा है तो उसने चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहा, कुछ भी हो जाए लेकिन कार में मौजूद शख्स जिंदा नहीं बचना चाहिए। उस कार के टायर पर वार करो और फिर उसे ब्लास्ट कर दो। अपने लीडर की बात सुनकर ब्लू गैंग के लोगों ने लिटिल अवनी के कार के टायर पर निशाना साधना शुरू कर दिया। वही कार में मौजूद लिटिल अवनी ने शायद हमलावरों के इंटेंशन को भांप लिया था। उसने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, आह, लगता है कोई मेरी काबिलियत को आजमाना चाहता है, पर कोई बात नहीं, मैं उस इंसान को निराश नहीं करूंगी। इतना कहते ही लिटिल अवनी ने कार को जिगजैग तरीके से चलाना शुरू कर दिया। लिटिल अवनी ने फोन पर किसी को कॉल करके कहा, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो और हाँ, हमलावरों के बारे में भी पता करो। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और अपनी ड्राइविंग पर फोकस करने लगी। इस वक्त उसकी कार एक सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। वहां आसपास की जगह पूरी तरह से सुनसान है, दूर दूर तक वहां एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। लिटिल अवनी ने देखा कि इस सुनसान इलाके को पार करने के बाद जंगली इलाका आने वाला है तो उसने परेशान होकर कहा, शिट, अगर वह लोग टाइम पर नहीं आए तो पक्का मैं इस जंगल में मौजूद जानवर का डिनर बन जाऊंगी। वह अभी ये सोच ही रही थी कि तभी किसी ने उसकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि लिटिल अवनी का सिर सीधा स्टीयरिंग व्हील से जा टकराया, जिसके कारण उसने अपनी कार से अपना बैलेंस खो दिया। जिस कार ने लिटिल अवनी को टक्कर मारी वह गोल्डन स्टार के लोगों की कार थी। उस कार में मौजूद उस गैंग के लीडर ने ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी से कहा, जल्दी करो, इस मानव की कार को टक्कर मार के उड़ा दो। अपने लीडर की बात सुनकर ड्राइविंग कर रहे आदमी ने कहा, बॉस, इस जंगल को पार करते ही लेफ्ट साइड एक बहुत ही गहरी खाई है,
अगर हम इस कार को उस खाई में गिरा दे तो पक्का उस कार में मौजूद इंसान जिंदा नहीं बचेगा और लोगों को भी लगेगा कि यह एक एक्सीडेंट है। उस आदमी के बात सुनकर उसके लीडर ने खुश होते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। लीडर ने उस आदमी को देखकर आगे कहा, फिर देर किस बात की है, जल्दी करो। अपने लीडर की सहमति मिलते ही उस आदमी ने अपनी कार की स्पीड को बढ़ाकर लिटिल अवनी की कार की तरफ बढ़ गया। वही लिटिल अवनी का सर कार के स्टीयरिंग व्हील से टकरा जाने के कारण उसके माथे से खून बहने लगा। लिटिल अवनी ने कार का बैलेंस तो खोया ही पर साथ में उसे चक्कर भी आने लगा। लिटिल अवनी ने खुद को होश में रखने की पूरी कोशिश की। जंगल पार होते ही उसे सामने दो रास्ते नजर आए, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। लिटिल अवनी ने अपनी कार को राइट साइड मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि राइट साइड से कई सारी गाड़ियां उसी की तरफ आ रही हैं, जिसके कारण उसे ना चाहते हुए भी अपनी कार को लेफ्ट साइड मोड़ना पड़ा। मानव की कार को खाई की तरफ जाते देख ब्लू गैंग और गोल्डन स्टार गैंग के लीडर के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान आ गई। वह दूसरी तरफ, अब तक मानव को पता चल गया था कि लिटिल अवनी पर उसके दुश्मनों ने हमला कर दिया है। मानव बहुत ही घबराया हुआ था। लिटिल अवनी को खोने के नाम से ही उसकी दिल की धड़कन डर के कारण बढ़ने लगी। मानव ने वीर से अपनी कठोर आवाज में कहा, वीर कुछ भी करो, लेकिन 5 मिनट के अंदर मुझे अवनी के पास पहुंचना है। वीर ने डरते हुए मानव को जवाब दिया, बॉस आप चिंता मत कीजिए, मैंने हमारी पैंथर गैंग को मैडम की मदद के लिए पहले ही कह दिया और साथ में हमारी बेस्ट शैडो गार्ड्स को भी, वो सभी यंग मैडम को कुछ नहीं होने देंगे। वीर की बात सुनकर मानव का चेहरा और भयंकर हो गया। उसने अपनी डरावनी आवाज में कहा, बचा लेंगे से क्या मतलब है, उन सबको अवनी को बचाना ही होगा, वरना मैं उन सबको मौत के घाट उतार दूंगा। लगभग 3 मिनट बाद, बॉस हम उस लोकेशन पर पहुंच गए हैं जहां पर मैडम है, लेकिन वह वीर को अटकते देख मानव ने उससे चिल्लाकर पूछा, वह क्या, जो बोलना है जल्दी बोलो। बॉस वो मैडम की कार लगातार खाई के डायरेक्शन की ओर जा रही है, वीर ने अपने टैबलेट को देखते हुए कहा, जिस पर इस वक्त अवनी की लोकेशन शो हो रही है। वीर की बात सुनकर मानव ने सिर्फ 2 शब्द कहे, जल्दी करो। वही ब्लू गैंग के लोगों ने ड्रोन की मदद से लिटिल अवनी की कार के ऊपर बम रख दिया। अवनी की कार अब खाई से केवल 50 मीटर की दूरी पर थी। ये देखकर भी लिटिल अवनी के चेहरे पर डर के बजाय डेविल स्माइल थी। अवनी ने स्माइल करते हुए खुद से कहा, लिटिल अवनी को मारने के लिए तुम सब अभी बच्चे हो मेरे दुश्मनों। इतना कहने के बाद उसने खाई की तरफ अपनी कार की स्पीड और बढ़ा दी। वही दोनों गैंग लगातार अवनी की कार का पीछा कर रहे थे। तभी अचानक से उनके कार के आसपास धुआं फैलने लगा, जिसके कारण वह सभी लिटिल अवनी की कार को नहीं देख पा रहे थे। ठीक उसी समय मानव भी वहां पहुंच गया। मानव ने उस धुएं को देखते हुए वीर से कहा, फास्ट। कुछ देर बाद लिटिल अवनी की कार खाई में गिरते ही ब्लास्ट हो गई। ये देख मानव जल्दी से अपनी कार से निकलकर खाई की तरफ भागा, उसके पीछे पीछे वीर भी भागा। खाई के नीचे देखते हुए मानव जोर से चिल्लाया, अवनी। मानव बहुत ज्यादा पैनिक करने लगा। उसने खाई में कूदने की कोशिश की, मगर वीर ने उसे कस के पकड़ लिया। वीर ने मानव को समझाते हुए कहा, बॉस प्लीज रुक जाइए। मानव इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं था। उसने वीर से खुद को छुड़ाते हुए कहा, वीर छोड़ो मुझे। वीर ने मानव को और कस के पकड़ते हुए कहा, नहीं बॉस, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, प्लीज रुक जाए, हम सभी मैडम को ढूंढ लेंगे। मानव लगातार रोते हुए खाई की तरफ देख रहा था। धीरे धीरे उसकी सांस फूलने लगी और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अगले ही पल मानव बेहोश हो गया। मानस को ऐसी हालत में देख वीर घबराते हुए चिल्लाया, बॉस। मानव अपनी नम आंखों से लगातार खाई की तरफ देख रहा था, मगर धीरे धीरे उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी और अगले पर मानव बेहोश हो गया। मानव की ऐसी हालत देख वीर ने घबराते हुए कहा, बॉस। अब तक मानव के सभी सीक्रेट गार्ड वहां पहुंच चुके थे। उन सभी ने मिलकर उन लोगों को पकड़ लिया था जिन्होंने लिटिल अवनी पर हमला किया। अब आगे वीर मानव की ऐसी हालत देखकर डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे क्या। तभी उसे अर्जुन का ख्याल आता है। वह तुरंत अपना फोन निकालकर अर्जुन को कॉल करके सब कुछ बता देता है। फोन कट करने के बाद वीर ने अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड से कहा, मैं बॉस को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूं और तुम लोग अपनी टीम के साथ जाकर यंग मैडम को ढूंढो। इतना कहने के बाद वीर मानव को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और सभी बॉडीगार्ड मिलकर लिटिल अवनी को ढूंढने लगते हैं।
वहीं दूसरी तरफ वीर ने पहले ही अपने कुछ बॉडीगार्ड को ऑर्डर दे दिया था कि जिन लोगों ने लिटिल अवनी पर हमला किया है उन्हें लेकर उनके अड्डे पर पहुंच जाएं। दूसरी तरफ सोना का घर। अर्जुन सोना के कपड़े सूखा रहा था कि तभी उसके पास वीर का कॉल आता है। फोन उठाते हुए अर्जुन ने कहा, हेलो वीर, कैसे हो? तभी फोन की दूसरी तरफ से अर्जुन को वीर की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। अर्जुन सर, वह यंग मैडम और मानव बॉस। इतना कहते कहते वीर का गला भर आया। वीर की इतनी घबराई हुई आवाज सुनकर अर्जुन को भी टेंशन होने लगती है। उसने परेशान होकर वीर से पूछा, वीर प्लीज मुझे डराओ मत, जो बोलना है साफ साफ बोलो। अर्जुन की बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ से वीर ने अपनी कांपती आवाज में अर्जुन को सब कुछ बता दिया, जो भी लिटिल अवनी और मानव के साथ हुआ। वीर की पूरी बात सुनकर अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी कांपती आवाज में वीर से कहा, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और जल्दबाजी में घर से निकल गया। अर्जुन को जल्दबाजी में घर से बाहर जाते हुए सोना ने देख लिया था। सोना ने उसे जाते हुए देखकर खुद से कहा, कामचोर इंसान बिना घर का काम पूरा किए कहाँ जा रहा है। फिर अपने दोनों हाथों को कमर पर रख कर बोली, वापस आने दो, इसे फिर बताती हूँ। इतना कहकर उसे अपने कमरे में चली गई। ऋषि का ऑफिस। ऋषि अपने केबिन में बैठकर फाइल पढ़ रहा था कि तभी उसके केबिन में कोई नॉक करता है। ऋषि ने अपनी फाइल को टेबल पर रख कर कहा, कम इन। ऋषि की परमिशन मिलते ही उसका पर्सनल असिस्टेंट केबिन के अंदर आकर ऋषि से बोला, बॉस, वो खबर मिली है कि मिस्टर मानव सिंह की कार खाई में गिरकर ब्लास्ट हो गई और सभी का कहना है कि जो भी उस कार के अंदर था उसका बचना नामुमकिन है और उस कार के अंदर मानव नहीं। जैन की बिना पूरी बात सुने ऋषि ने उसकी बात बीच में ही काट कर खुश होकर कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? ओ माय गॉड, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? क्या सच में मानव अब इस दुनिया में नहीं रहा? आज मैं इतना खुश हूं कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। वही अपने बॉस को इतना खुश देखकर जैन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए आगे ऋषि से कहा, बॉस ऐसा नहीं है। अपने पीए जैन की बात सुनकर ऋषि ने उसकी तरफ सवालिया नजर से देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे और भी कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हो? अपने बॉस की बात सुनकर जैन ने थोड़ा डरते हुए जवाब दिया, बॉस एक्चुअली भले ही वो कार मिस्टर मानव सिंह की थी, मगर उस कार को ड्राइव मैसेज अवनी मानव सिंह कर रही थी। इतना कहने के बाद जैन चुप हो गया और डरते हुए ऋषि की तरफ देखने लगा। जैन को इस वक्त बहुत डर लग रहा था कि कहीं ऋषि गुस्से में आकर उसके साथ कुछ करना दे। वही जैन की पूरी बात सुनकर ऋषि की मुस्कान एक पल में ही गायब हो गई। उसने गुस्से में अपने सामने रखी टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? उस कार के अंदर मानव को होना चाहिए, न कि लिटिल अवनी को। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ऋषि ऐसे ही पागलों की तरह चिल्लाता रहा और जैन डरते हुए केबिन के एक कोने में चुपचाप खड़ा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर वीर डॉक्टर को बुलाते हुए मानव को लेकर हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा। वीर की चिल्लाने की आवाज सुनकर हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग डर से कांपने लगे, क्योंकि वीर के साथ इस वक्त मानव के स्पेशल बॉडीगार्ड भी गन लेकर वहां मौजूद थे। हॉस्पिटल के सभी स्टाफ मेंबर को ये पता था कि यह हॉस्पिटल मानव सिंह का ही है और अगर उसे कुछ भी होता है तो उन सबके साथ क्या होगा, वह सोच भी नहीं सकते। ये सोचते ही सभी स्टाफ मेंबर तुरंत डॉक्टर को बुलाने चले गए। 5 मिनट बाद सभी डॉक्टर मिलकर मानव का इलाज कर रहे थे, मगर सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है, क्योंकि मानव कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। पिछले 5 मिनट से मानव के मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहे थे, अवनी। मानव की ऐसी हालत देखकर पहले डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर से परेशान होकर कहा, डॉक्टर जीव, मिस्टर सिंह की हालत बिगड़ती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्हें कोई बचा सकता है तो वह सिर्फ एक इंसान है, और वह कोई और नहीं बल्कि अवनी है, जिसका नाम मिस्टर सिंह बार बार ले रहे हैं। पहले वाले डॉक्टर की बात सुनकर जीव ने सहमति से अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ डॉक्टर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिस्टर सिंह को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्हें कोई बहुत बड़ा शॉक लगा है, जिसका असर सीधे इनके दिमाग पर पड़ा है। अगर इनकी हालत ऐसी रही तो मुझे डर है कि कहीं ये जिंदगी भर के लिए ऐसे ही एक जिंदा लाश बनकर ना रह जाए। सभी डॉक्टर ने मिलकर कुछ देर मानव को अच्छे से चेक किया, फिर वार्ड से बाहर निकल गए। वार्ड के बाहर मौजूद वीर ने जैसे ही डॉक्टर को बाहर निकलते देखा, उसने उनसे तुरंत पूछा, डॉक्टर बॉस कैसे हैं? वह ठीक तो है ना? वीर की बात सुनकर पहले सभी डॉक्टर ने एक दूसरे को देखा,
फिर वीर की तरफ देखते हुए डॉक्टर जीव ने जवाब दिया, देखिए हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन इतना कहकर डॉक्टर जीव ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। डॉक्टर जीव की बात सुनकर वीर ने घबराते हुए पूछा, डॉक्टर लेकिन क्या, बोलिए। डॉक्टर जीव ने वीर के कंधे पर हाथ रखकर जवाब दिया, मिस्टर मानव को ठीक केवल एक ही इंसान कर सकता है और वह अवनी है, जिनका नाम वह बार बार ले रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप उनको यहाँ बुला ले। इतना कहने के बाद सभी डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर जीव अचानक पीछे मुड़कर वीर को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें देखकर वीर के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। डॉक्टर जीव के जाने के बाद वीर ने खुद से कहा, नौटंकी कहीं का। फिर वीर ऊपर देखते हुए बोला, हे भगवान, अब पता नहीं मुझे और कितना नकली आंसू बहाना होगा। मैं थक गया हूँ रोने का नाटक कर करके, और यह अर्जुन सर भी पता नहीं कहाँ मर गए, जो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। इतना कहने के बाद वीर दंदनाते हुए वार्ड के अंदर चला गया। मानव के पास पहुंचकर उसने अपने दोनों हाथों को कमर पर रख लिया। वीर ने मानव को गुस्से से घूरते हुए अपने मन में कहा, डेविल कहीं का, जीना हराम कर रखा है इसने मेरा, लेकिन जो भी हो, ये जब शांत रहता है तो सच में बहुत ही हैंडसम लगता है। हाय, मेरे डेविल बॉस की खूबसूरती को किसी की नज़र न लग जाए। वीर यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक कठोर आवाज पड़ी, जिसे सुनते ही वह हड़बड़ा गया। ये तुम पुतले की तरह खड़े होकर क्या सोच रहे हो? वही हॉस्पिटल के बाहर एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 साल की लग रही थी, उसने अपने चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क पहना हुआ था। जैसे ही वह लड़की हॉस्पिटल के अंदर एंटर करती है, सभी उसे अजीब नज़रों से देखने लगते हैं, क्योंकि उस लड़की ने ऊपर से लेकर नीचे तक केवल काले रंग के कपड़े ही पहने हुए थे। उस लड़की ने एक छोटा सा बैग अपने पीठ पर टांग रखा था, जिसमें एक टेडी बेयर बना हुआ था। वह लड़की रिसेप्शन पर जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, मिस, रूम नंबर 408 किधर है? उस लड़की की आवाज़ इतनी मीठी थी कि एक पल के लिए वह रिसेप्शनिस्ट भी उसकी आवाज़ से मंत्रमुग्ध हो गई। फिर रिसेप्शनिस्ट अपने होश में वापस आते हुए बोली, लिटिल गर्ल, क्या तुम यहाँ अकेले आए हो? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? इतना कहने के बाद वह रिसेप्शनिस्ट अपनी नज़रें घुमाकर चारों तरफ उस लड़की के परिवार वालों को ढूंढने लगी। वही उस रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर वह लड़की चीरते हुए बोली, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो अकेले कहीं जा नहीं सकती, और वैसे भी मैं पूरे 18 ईयर की हूँ, इसलिए अब आप मेरा टाइम वेस्ट मत करिए और सीधा बताइए कि रूम नंबर 408 कहाँ है। उसे रिसेप्शनिस्ट ने जब देखा कि वह लड़की उसकी बात सुनकर गुस्सा हो गई है, तो उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी लिटिल गर्ल, मेरी बात का बुरा मत मानना, और हाँ, रूम नंबर 408 तीसरे फ्लोर पर है। जैसे ही उस लड़की को ये पता चला कि रूम नंबर 408 कहाँ है, तो वह बिना किसी पर ध्यान दिए तुरंत तीसरे फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ ऋषि अपने असिस्टेंट जैन की बात सुनकर तुरंत अपनी कार लेकर ऑफिस से निकल गया। आधे घंटे ड्राइव करने के बाद ऋषि ने अपनी कार एक खूबसूरत सी हवेली के बाहर रोकी। कार से निकलने के बाद ऋषि उस हवेली के अंदर चला गया। मिस्टर सिंघानिया, कहाँ है आप? बाहर आइए मिस्टर सिंघानिया। हॉल में पहुंचकर ऋषि गुस्से से चिल्लाया। ऋषि की चिल्लाने की आवाज सुनकर एक बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र लगभग 50 से 55 साल की थी, वह सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आया। उस बुजुर्ग आदमी के चेहरे पर तेज साफ नजर आ रहा था। उस बुजुर्ग आदमी को देखकर ऋषि ने गुस्से से कहा, मिस्टर सिंघानिया, क्या आप भूल गए हैं कि हमारा प्लान उस मानव को मारना था, ना कि लिटिल अवनी को? तो फिर आप मुझे ये बताइए कि आपने लिटिल अवनी को मारने के लिए अपने लोगों को क्यों भेजा, बोलिए। ऋषि को इतने गुस्से में देख मिस्टर सिंघानिया के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उन्होंने ऋषि को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और सीधे जाकर सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें ऋषि की बातों से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। खुद को इग्नोर होता देख ऋषि आग बबूला हो गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया। इसके आगे ऋषि और कुछ बोल पाता, उसकी बात को बीच में ही काटते हुए मिस्टर सिंघानिया ने उससे पूछा, मानव इस वक्त कहाँ है? उनकी ऐसी बात सुनकर ऋषि कंफ्यूज हो गया। उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, आपका मतलब क्या है कि मानव इस वक्त कहाँ है? ऋषि की बात सुनकर मिस्टर सिंघानिया ने मुस्कुराकर ऋषि से एक बार फिर से पूछा, मैंने पूछा मानव इस वक्त कहाँ है? उनकी बात सुनकर ऋषि ने जवाब दिया, लिटिल अवनी के मरने के बाद मानव की हालत बहुत खराब हो गई थी। इस वक्त वह हॉस्पिटल में है। मैंने पता करवाया है,
मानव को केवल लिटिल अवनी ही ठीक कर सकती है, लेकिन वो तो मर चुकी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मानव अब जिंदा बच पाएगा, और वैसे भी वह मानव लिटिल अवनी के लिए एडिक्टेड है, जैसे एक ड्रग्स लेने वाला आदमी ड्रग्स के लिए एडिक्टेड होता है। अगर लिटिल अवनी नहीं तो वह भी नहीं। ऋषि की पूरी बात सुनकर मिस्टर सिंघानिया अचानक ही जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए ऋषि से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि मैंने एक तीर से दो निशाना लगाया है? अगर मैं मानव को मारने की कोशिश करता तो वह पक्का बच जाता, लेकिन अगर हम उसकी जान को मारेंगे तो वह पक्का मर जाता, इसलिए मैंने ऐसा किया। मिस्टर सिंघानिया की बात सुनकर ऋषि का सिर चकराने लगा। भले ही वह मानव को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, मगर वह लिटिल अवनी को नहीं मारना चाहता था। इसके दो कारण थे। पहला कि वह लिटिल अवनी की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता था, और दूसरा कि वह लिटिल अवनी को पसंद करने लगा था। ऋषि ने गुस्से से मिस्टर सिंघानिया को देखा, फिर अपनी उंगली उन्हें दिखाते हुए बोला, आपने अच्छा नहीं किया। इतना कहकर ऋषि वहां से चला गया। ऋषि के जाते ही मिस्टर सिंघानिया के चेहरे की हंसी गायब हो गई, उसकी जगह उनके चेहरे पर दर्द नजर आने लगा। उन्होंने खुद से कहा, ऋषि तुम गलत हो, भला मैं मेरे अपनों को ही क्यों मारूंगा। इस वक्त मिस्टर सिंघानिया के चेहरे पर एक खालीपन और उदासी साफ नजर आ रही थी। वही हॉस्पिटल में वीर अचानक से किसी की आवाज सुनकर हड़बड़ा जाता है। वह अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है कि आखिर यह आवाज किसकी है। वही वीर को पागलों की तरह इधर उधर देखता देख बेड पर बैठे मानव ने गुस्से से कहा, क्या पागलों वाली हरकत कर रहे हो, मेरी तरफ देखो। मानव की गुस्से भरी आवाज सुनकर वीर ने तुरंत मानव की तरफ देखा। वीर ने मानव को इतने गुस्से में देखकर डरते हुए पूछा, बॉस बॉस, वह आप जाग क्यों गए? अगर किसी को पता चल गया कि यह सब हमारा प्लान है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और इसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप होंगे। अनजाने में पता नहीं वीर ने मानव से क्या क्या बोल दिया, लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या बोला है तो उससे डरते हुए मानव को देखा, जो इस पर पूरी तरह से आग बबूला हो चुका था। मानव ने अपने दांत पीसते हुए वीर से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे से ऐसे बात करने की, या फिर लगता है तुम्हारा जीने से मन भर गया है ना? मानव की धमकी सुनकर वीर ने जल्दी से उसके पैर पकड़ लिया और डरते हुए बोला, बॉस बॉस, प्लीज ऐसा मत करो। मैंने भगवान से वादा किया है कि जब तक आप जिंदा रहेंगे, नहीं नहीं, मेरा मतलब कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपको परेशान करने के लिए नहीं नहीं। हे भगवान, मैं क्या बोल रहा हूँ बॉस, मेरा मतलब है कि हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपकी रक्षा करने के लिए। वीर ने मानव के पैर बहुत ही कसकर पकड़े हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका कोई इरादा नहीं है मानव के पैर छोड़ने का। वही वीर की ऐसी हरकत देख मानव ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन उससे पहले ही उसे वार्ड के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मानव ने आव न देखा ताव तुरंत बेड पर लेट गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वह पिछले कई वक्त से कोमा में हो। लेकिन वीर अभी भी मानव का पैर पकड़ कर बैठा था। तभी वार्ड का डोर ओपन हुआ और एक लड़की रूम के अंदर आई। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जो नीचे रिसेप्शनिस्ट से रूम नंबर 408 पूछ रही थी। वह लड़की जैसे ही रूम के अंदर आए, अपने सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो गई। उसने वीर को देखते हुए उससे पूछा, आप क्या कर रहे हो? आपने हब्बी के पैर क्यों पकड़े हैं? अचानक से किसी लड़की की आवाज़ सुनकर वीर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। पहले तो वह उस लड़की को देखकर हैरान हुआ, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी उसे तब हुई जब उसने मानव को देखा जो बेड पर लेटा हुआ था। अपने बॉस की ये हरकत देख वीर ने अपने मन में कहा, बॉस तो ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे सच में सदमे के कारण कोमा में चले गए हो। क्या कमाल की एक्टिंग स्किल्स है इस डेविल की। जब उस लड़की ने देखा कि वीर खुद से ही बातें कर रहा है तो उसने वीर को हिलाते हुए कहा, आप कहाँ खो गए और हब्बी को होश क्यों नहीं आया? कहीं एक्टिंग के चक्कर में हब्बी सच में सदमे में तो नहीं चले गए? इतना कहकर लिटिल अवनी जाकर मानव के ऊपर बैठ गई और उसे हिलाते हुए बोली, हब्बी उठो, हब्बी जल्दी से उठो। लिटिल अवनी के इतना कहते ही मानव ने होश में आने की एक्टिंग की, फिर अपनी आंखें खोलकर इमोशनल होते हुए बोला, लिटिल बेबी आप ठीक हो ना? आपको पता है? वीर की तरफ इशारा करके मानव ने लिटिल अवनी से आगे कहा, वीर ने मुझसे कहा कि आप कार से नहीं निकल पाए और आप मुझे छोड़कर चली गई। बेबी आपको पता है, ये सुनते ही मैं पागल हो गया था, फिर मैं बेहोश हो गया। इतना कहकर मानव ने लिटिल अवनी के दोनों हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखकर बोला, बेबी देखो ना, आपके आते ही मुझे होश आ गया, वरना इस वीर के चक्कर में पक्का आपका हब्बी मर चुका होता। इतना कहकर मानव लिटिल अवनी को गौर से देखने लगा। वही मानव की बात सुनकर वीर सदमे में चला गया।
वो मन ही मन अपने बॉस की एक्टिंग स्किल की तारीफ कर रहा था। वीर ने रोनी सूरत बनाकर खुद से कहा, बॉस आप झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने आपसे ऐसा कब कहा। लेकिन बेचारा ये सब अपने मन में ही बोल सकता था। वही बेचारी भोली लिटिल अवनी मानव की चाल को ना समझ सकी और वीर को गुस्से से देखा। उसने वीर से गुस्से से कहा, वीर भाई आप बहुत बुरे हो, कल दीपावली है, मैं आपको एक भी पटाखे जलाने को नहीं दूंगी। सारे पटाखे मैं खुद अकेले जलाऊंगी, बनी और राज भाई के साथ मिलकर। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव और वीर एक साथ चिल्लाए, नहीं तुम पटाखों को हाथ भी नहीं लगाओगी। उन दोनों को ऐसे चिल्लाते देख लिटिल अवनी चौंक कर बोली, लेकिन क्यों? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।